हेलो एवरीवन। वेलकम करती हूँ मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल फ्री गाइड पर। और जैसा कि आपने कमेंट सेक्शन में बताया था कि आपको साइकोलॉजी की भी ऐसी एक कंपाइल वीडियो चाहिए, तो उसी के लिए ये वीडियो है। और मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता देती हूँ कि इसमें सारा पूरा 100% तो मैं कवर नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि बहुत ही वास्ट सिलेबस होता है सीडीपी का। तो एक ही वीडियो में कंपाइल कर पाना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल होगा। बट इस वीडियो में जितना मैं अपने हिसाब से कर पाई हूँ, 60% कवर करने का मैं इसमें पूरा ट्राई करूँगी। 60 से 70% की आपका इसी वीडियो में कवर हो जाए। ठीक है, तो साथ में बने रहना और साथ के साथ याद करते रहना। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ मैं बता देती हूँ, जो आप ध्यान से सुनना। कि देखो, सीडीपी में 30 क्वेश्चंस आते हैं। उन 30 क्वेश्चंस में से हार्डली ये मान के चलो कि 7-8 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप अगर नहीं भी पढ़ के जाओगे तो भी वहाँ आप सही टिक करके आओगे, क्योंकि वो बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। और जो हमें बताया जाता है ना कि मतलब है ना, बच्चों के साथ पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव वाली चीज़, नेगेटिव ऑप्शंस को अवॉइड करना है। तो वो 6-7 क्वेश्चंस बहुत ही इजी लेवल के होते हैं, जो आप आसानी से कर सकते हो। 4 में से 3 ऑप्शन को एलिमिनेट करके आप एक ऑप्शन अच्छे से टिक कर सकते हो उन 6-7 क्वेश्चन में से। 5-6 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो एकदम सर के लाइक ऊपर से जाते हैं। बहुत ही टफ होते हैं कि ये कंसेप्ट किसने दिया था। फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये डेफिनेशन किसने दी थी, ये किसने कंसेप्ट दिया, थ्योरी दी। तो ऐसा बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होते हैं 5-6। तो वो हम कर ही नहीं पाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को हटा के बाकी के बचे हमारे पास 16-17 क्वेश्चन, है ना, जो एवरेज होते हैं कि अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ के जाओ तो उसको अच्छे से आप कर पाओगे। तो वही 15-16 क्वेश्चन में से मैं आज ट्राई करूँगी आपके 12-13 मार्क्स कवर हो पाएँ। और कोई इधर आवाज़ आ रही हो तो उसको अवॉइड करना प्लीज़। थोड़ा ऐसा ही अभी डिस्टर्बेंस चल रहा है। और बिना किसी टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं। देखो, अच्छा माइंडसेट बना के बैठना तो एकदम अच्छा अच्छा समझ आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है? विकास। 4 तरीके का होता है: फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल। फिजिकल यानी भौतिक, कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक, सोशल यानी सामाजिक, और इमोशनल यानी भावनात्मक। हाँ, शायद यही होता होगा। ठीक है, 4 तरीके के होते हैं। फिजिकल यानी आपकी बॉडी में जो ऐसे चेंजेस जो विजिबल हो, जैसे आपकी ग्रोथ होना, मतलब हाइट का बढ़ना, हमारा वेट का बढ़ना, वज़न जो हम नापते हैं ना, वेट यानी वज़न, उसका नापना, हाइट बढ़ना। और ऐसे चेंजेस जो हमें ऐसे आंखों देखें अब पता लग जाए कि हाँ भाई ग्रोथ हो रही है ना, यूँ फिजिकल डेवलपमेंट ये होता है। समथिंग रिलेटेड टू दिस। और फिर हम इसमें पढ़ते हैं G to F, लिखा है मैंने यहाँ पे। जी यानी ग्रॉस और एफ यानी फाइन। ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स क्या होती है? स्थूल से सूक्ष्म। ग्रॉस, सिंपल ध्यान रखना, ग्रॉस जो होती है ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें हम हमारी बड़ी मसल्स का यूज़ करते हैं। जैसे दौड़ना, तो दौड़ने में हम हमारे लेग्स का यूज़ कर रहे हैं, लेग्स में थाइज है और मतलब तो बड़ी मसल है। ठीक है, दौड़ना हो गया, स्विमिंग करना हो गया, स्विमिंग में हम हमारे हाथ का यूज़ करते हैं, तो हाथ की जो मसल होती है वो बड़ी मसल होती है। ठीक है, तो दौड़ना, भागना, एथलेटिक्स, ये जो भी वर्क है तो ये हमारा ग्रॉस मोटर स्किल्स में आता है। फाइन मोटर स्किल्स क्या होती है? ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें हमारी छोटी छोटी मसल्स काम आ रही है। जैसे लिखना, तो लिखने में हमारी केवल उंगलियां काम में आती है, तो ये छोटी सी मसल यहाँ पे उंगली काम आ रही है। फिर लिखना, कढ़ाई, बुनाई, सिलाई करना, तो उसमें हमारे हाथों का ज़्यादा यूज़ होता है, तो छोटी छोटी मसल्स इसमें यूज़ आ रही होती है, तो वो फाइन मोटर स्किल्स होती है, सूक्ष्म। ठीक है, तो फिजिकल डेवलपमेंट आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं कॉग्निटिव। कॉग्निटिव में क्या होता है? हमारे रीजनिंग, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब जितनी भी गतिविधि जो हमारे माइंड में हो रही है, मतलब ये पूरा माइंड से रिलेटेड होता है कि हम कुछ तर्क वितर्क कर रहे हैं, लॉजिक ढूंढ रहे हैं। साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं तो लॉजिक ढूंढते हैं हम हर चीज़ में कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है। तो ये हम थिंकिंग कर रहे हैं। ठीक है, एक तो थिंकिंग करना, और एक जब थिंकिंग पे वापस हम चिंतन करते हैं, थिंकिंग पे थिंकिंग करना, तो वो मेटाकॉग्निशन हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और रीजनिंग, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्व करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे संज्ञानात्मक विकास में आती है। फिर हम पढ़ते हैं सोशल, सामाजिक। सामाजिक में क्या होता है? मॉरल वैल्यूज़,
एथिक्स होती है कि मतलब क्या सही है क्या गलत है ना, राइट और रॉन्ग की समझ होना, मॉरल वैल्यूज़ पता लगाना कि बड़ों का आदर करते हैं तो वी शुड रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स। तो ये सारी मॉरल वैल्यूज़ है जो हमें समाज में रह के पता लगती है, हम समाज से इंटरेक्ट करते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, कम्युनिकेशन बढ़ता है, तो वो सब हमारा सोशल डेवलपमेंट में आता है। इमोशनल डेवलपमेंट में क्या होता है, हम कनेक्शंस बनाते हैं। कनेक्शन कैसे, अब जैसे मैं हूँ तो मेरे जैसे पेरेंट्स हैं, मेरी जो बहन है, भाई है, तो हम सब आपस में कनेक्शन है हमारा, हम इमोशनली अटैच्ड हैं। ठीक है, किसी के कुछ भी दुख होगा तो दुख हमें भी होगा, कोई किसी के खुशी होगी तो हम भी उसमें खुश होंगे, है ना। तो वो हम कनेक्शन बनाते हैं और इमोशनल अटैचमेंट हमारा उनसे होता है। तो आई होप आपको चारों समझ आए होंगे, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल। अब हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, कि प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है, देखना एक बार। बढ़िया। देखो, ये जो सारे मैंने बॉक्स में बना रखे हैं ये सब प्रिंसिपल्स है। इनसे पहले मैंने वो लिख नहीं रखा है कि प्रिंसिपल ऑफ, ये हर में मिसिंग है, तो समझ जाना आप। जैसे पहला वाला दे रखा है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, तो मैंने केवल कंटिन्यूटी लिखा है। प्रिंसिपल ऑफ रेट ऑफ डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। तो समझ गए ना, प्रिंसिपल वर्ड इस सब में से मिसिंग है, और ये सारे मैंने मेन टॉपिक्स लिख रखे हैं, पॉइंट्स लिख रखे हैं। कंटिन्यूटी यानी कंटिन्यूस होता है डेवलपमेंट, ऐसा नहीं है कि आज डेवलपमेंट हुआ कल रुक जाएगा, वापस एक हफ्ते बाद हमारा डेवलपमेंट होना शुरू होगा। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है कि एकदम निरंतर चलती रहती है, ऑन गोइंग प्रोसेस है। ठीक है, तो ये तो आपको समझ आ ही गया होगा। रेट ऑफ डेवलपमेंट इज़ नॉट यूनिफॉर्म, जैसे इसका बहुत सारों को डाउट होता है, इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया है, सब सेम एज में बोलना नहीं सीखते हैं। अब जैसे है ना, मेरा एक छोटा भाई है, मामा का लड़का, तो अभी वो 2-2.5 साल का हो गया है, फिर भी इतना अभी बोलने नहीं लगा है वो। ठीक है, थोड़ा मामा, पापा, बस ऐसे ऐसे बोलता है। बाकी जितना 2-2.5 साल के उसकी उम्र के बच्चे जो बहुत सारे सेंटेंस तक बोल लेते हैं, तो वो अभी नहीं बोल पाता है। तो सारे बच्चे सेम एज में नहीं सीखते, है ना। किसी को ज़्यादा टाइम लगता है, किसी को कम टाइम लगता है। तो रेट ऑफ डेवलपमेंट, रेट यानी मतलब स्पीड उसकी जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होगी। ठीक है, सेकंड वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इंडिविजुअल डिफरेंस, ये तो अपने आप में आसान ही है, सबके अपने अपने यूनिक इंटरेस्ट होते हैं। जैसे मेरा इंटरेस्ट है मैथ्स पढ़ाना, मुझे मैथ्स अच्छी लगती है। हो सकता होगा आप में से बहुत को मैथ्स का फोबिया है, मैथ्स पसंद नहीं है। मुझे जैसे स्विमिंग करना पसंद है, बैडमिंटन खेलना पसंद है, हो सकता है आपको वो पसंद ना हो। मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट पसंद है, हो सकता है आपको कुछ और पसंद हो। तो सबके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, यूनिक इंटरेस्ट, सबके इंडिविजुअल डिफरेंस। बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती है इंडिविजुअल डिफरेंसेस में भी। किसी का कुछ अलग इंटरेस्ट है, एटीट्यूड, बिलीव्स, किसी के विचार मिलते जुलते नहीं हैं, कोई चश्मा लगाता है कोई नहीं लगाता है। ठीक है, तो इंडिविजुअल डिफरेंस में आता है सब। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न। अब देखो, इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे लिखा है इज नॉट यूनिफॉर्म, नॉट यूनिफॉर्म क्या लिखा है, रेट ऑफ डेवलपमेंट, मतलब जो स्पीड है डेवलपमेंट की वो यूनिफॉर्म नहीं है। पर यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न का मतलब क्या है, एक फिक्स पैटर्न फॉलो होता है। जैसे मिल्क टीथ, दूध के दांत जब गिरेंगे तो परमानेंट टीथ आएंगे, पक्के दांत आएंगे, तो ये एक पैटर्न है ना। ऐसा तो नहीं होगा किसी के साथ कि पहले उसके परमानेंट टीथ आ गए, वो गिर के फिर दूध के दांत आएंगे, ऐसा कभी सुना है, नहीं सुना है। तो एक यूनिफॉर्मिटी, एक पैटर्न है जो फॉलो होता है, तो यूनिफॉर्म रहता है वो पैटर्न। सारे बच्चों में सेम होता है, पहले सारे बच्चे बैठना सीखते हैं, फिर चलना सीखते हैं, फिर दौड़ना सीखते हैं, तो एक पैटर्न है। इट प्रोसीड्स जनरल टू स्पेसिफिक, जनरल से स्पेसिफिक की तरफ होता है। कि पहले हम, जैसे जनरल इन द सेंस, पहले हम हाथ हिलाएंगे, ठीक है, पहले हम हाथों का मूवमेंट सीखेंगे, फिर हम उंगलियों का मूवमेंट सीखेंगे, तो एकदम जनरल से स्पेसिफिक। जैसे हम मैथ्स में भी पढ़ते हैं क्यूबॉइड, है ना, क्यूबॉइड या रेक्टेंगल मान लो, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, अब लेंथ इनटू ब्रेथ एक जनरल हमने उसका दे दिया। अब कोई बच्चा सोचे कि अगर दोनों साइड बराबर हो गई, लेंथ और ब्रेथ बराबर हो गई, तो वो तो स्क्वायर बन जाएगा। तो रेक्टेंगल का ही एक स्पेशल केस क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। स्क्वायर हो गया मतलब एक स्पेसिफिक बात उसने कर ली। तो हम पहले जनरल सीखते हैं, फिर हम स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं। ठीक है, आई होप इतना समझ आया होगा।
अब हम देखते हैं, इन दोनों में सबको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, उसको हम समझते हैं। और ये मुझे खुद को हिमांशी मैम ने ही पढ़ाया है, तो मैं क्या इतना बोल रही हूँ, उनका बस पढ़ाया हुआ है वो मैं आपको ट्रांसलेट कर रही हूँ। इंटर रिलेशन, इंटीग्रेशन। इंटर रिलेशन में क्या होता है कि PCSE, अभी जो हमने ऊपर पढ़े थे, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, साथ के साथ याद करते जाओ तो सही रहेगा थोड़ा, है ना। PCSE जो है आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। जैसे मान लो अगर मेरी तबीयत खराब हो जाए, है ना, तो मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, है ना। जो कॉग्निटिव है वो भी इफेक्ट होगा ना, कि मुझे अच्छा फील नहीं होगा, मेरा कहीं बाहर जाने का मन नहीं करेगा, मुझे किसी से बात करने का मन नहीं करेगा अगर मेरी तबीयत खराब है तो। ठीक है, तो मेरा जो है फिजिकल हेल्थ जो थी वो ख़राब थी, उस वजह से मेरे को कॉग्निटिव पे भी असर पड़ा, सोशल पे भी असर पड़ा और इमोशनल डेवलपमेंट पे भी असर पड़ा। तो सब आपस में क्या है, इंटरलिंक्ड है, इंटर रिलेशन है। ठीक है, इंटीग्रेशन में क्या बात होती है, PCSE। PCSE का मतलब क्या, जैसे अभी आप रीट का एग्ज़ाम देने जाओगे तो वहाँ मोस्टली आपका काम किसका होगा, कॉग्निटिव का, कि आपको अपने दिमाग से उसको सॉल्व करना है। लेकिन OMR शीट कैसे भरोगे, हाथों से भरोगे और पेन से भरोगे ना उसमें गोला, तो वो उसमें आपका फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है ना, कि आप अपने हाथों का मूवमेंट कर रहे हो, फाइन मोटर स्किल्स का इस्तेमाल कर रहे हो। तो ये सब जब एक साथ यूनिटी बन के काम करें, ठीक है ना, PCSE। जैसे मैम ने एक एग्जांपल लिया था बैडमिंटन खेलने का। बैडमिंटन खेल रहे हैं तो उस वक्त अपन एकदम अपना फिजिकल डेवलपमेंट तो हो ही रहा है, प्लस साथ में अपन को पता है वो कैसे खेलते हैं। जब कॉक इधर आती है तो मतलब शटल इधर आती है तो हम ऐसे मारते हैं, तो हम हमारे दिमाग का भी यूज़ कर रहे हैं। तो फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल सबका एक बैलेंस, एक यूनिटी की तरह हम उसका जब यूज़ करते हैं तो वो इंटीग्रेशन वाले इसमें आता है। ठीक है, आई होप इंटर रिलेशन और इंटीग्रेशन समझ आया होगा। इंटर रिलेशन में सब आपस में इंटरलिंक्ड है, और सभी को एक साथ यूनिटी की तरह अगर हमने ले लिया तो इंटीग्रेशन वाला प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ आया होगा। फिर नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल आता है, इट इज़ प्रिडिक्टेबल। प्रिडिक्टेबल कैसे, प्रिडिक्टेबल कैसे, अनुमान लगा सकते हैं हम। अनुमान लगा सकते हैं कि मतलब यही कि है ना, जैसे अगर किसी को पढ़ाना पसंद है, लव्स टू टीच, तो मतलब आगे जाके वो टीचर बनेगा। किसी को गाना गाना पसंद है तो हम ऐसे ही अनुमान लगाते हैं कि यार ये तो आगे चल के सिंगर बनेगा। तो एक प्रिडिक्टेबल है, डेवलपमेंट जो है प्रिडिक्टेबल होता है। डेवलपमेंटल डायरेक्शन, डेवलपमेंटल डायरेक्शन में क्या होता है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रोक्सिमो डिस्टल, और दूसरा होता है सेफेलोकॉर्डल। सॉरी, पहला सेफेलोकॉर्डल होता है, देन प्रॉक्सिमोडिस्टल। सेफेलोकॉर्डल में क्या होता है कि हमारा जो डेवलपमेंट होता है हेड से टो तक होता है, मतलब सर से लेके पैर तक, ऊपर से नीचे जो हमारा विकास हो रहा है वो सेफेलोकॉर्डल बोलते हैं। प्रॉक्सिमोडिस्टल में क्या होता है, लेफ्ट से लेके राइट बोल सकते हैं इसको, या फिर ऐसा बोल सकते हैं ग्रॉस से फाइन की तरफ हमारा डेवलपमेंट। ग्रॉस और फाइन मैंने आपको बताया था कि पहले हम हमारी बड़ी मसल्स का यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद हम हमारी छोटी मसल्स का यूज़ करते हैं। तो ग्रॉस से फाइन की ओर जब जाता है तो उसे हम प्रॉक्सिमोडिस्टल बोलते हैं। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं इट इज़ स्पाइरल नॉट लीनियर। जो डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, स्पाइरल होता है। स्पाइरल कैसे, बैक एंड फोर्थ, कभी आगे कभी पीछे। कि मतलब जो हमने, जैसे आज जो हमारा डेवलपमेंट हुआ, आज जो मेरे से आप पढ़ रहे हो तो आपकी जो नॉलेज है उसमें वृद्धि हो रही है ना, मतलब बढ़ रही है आपकी नॉलेज। तो वो नॉलेज आपकी आगे रीट एग्जाम में काम आएगी। तो बैक एंड फोर्थ आप उसका यूज़ कर रहे हो, ऐसा थोड़ी है आज पढ़ा और वहाँ पे उस वक्त भूल जाओगे। तो बैक एंड फोर्थ आपको वो कहीं ना कहीं काम आती रहती है, हम उसका यूज़ लेते रहते हैं। तो ये लीनियर नहीं होती है, एक स्ट्रेट लाइन नहीं होती है, बैक एंड फोर्थ चलता रहता है डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, मैच्योरेशन एंड लर्निंग। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट होता है, और मैच्योरेशन और लर्निंग का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, ये बात तो आप समझ ही जाएंगे। जैसे हेरिडिटी, अनुवांशिकता, जो हमें जेनेटिक्स, जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिले हैं उसका, और वातावरण का, एनवायरनमेंट का, दोनों का प्रोडक्ट होता है। और मैच्योरेशन किससे प्रभावित होता है, हेरिडिटी से। और लर्निंग किससे प्रभावित होता है, एनवायरनमेंट से। ठीक है, अर्ली डेवलपमेंट इज़ मोर क्रिटिकल देन लेटर। जो पहले जो छोटा बच्चा होता है
उसका धीरे डेवलपमेंट होता है, वो 1-2 साल का, 3 साल का होता है, तो वो वाला डेवलपमेंट थोड़ा क्रिटिकल होता है। फिर बाद में तो हम जैसे चलना, दौड़ना फिर तो हम सीख ही जाते हैं, फिर हम एकदम माहौल में ढल के हमारा फटाफट डेवलपमेंट होने लग जाता है। तो पहले वाला जो स्टेज था कि बच्चा कब बोलना सीखेगा, कब बैठना, चलना सीखेगा, वो जो पीरियड होता है वो काफ़ी क्रिटिकल होता है। तो अर्ली डेवलपमेंट इज़ मोर क्रिटिकल देन लेटर। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट के हमने ये चारों पढ़े थे, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट मैंने आपको बता ही दिया। क्या बताया था? आनुवांशिकता और वातावरण। जेनेटिक्स, जिसमें जनरेशन टू जनरेशन आगे क्या फॉरवर्ड हो सकता है, जैसे आंखों का कलर आपका, वो आप खुद डिसाइड नहीं करते हो, वो आपको अपने पेरेंट्स से मिला है। हेयर कलर, ब्लड ग्रुप, ठीक है, तो ये सब आपको अपने पेरेंट्स से मिला है। एनवायरनमेंट हमें क्या देता है? फर्स्टली तो देखिए एनवायरनमेंट होता क्या है। एवरीथिंग सराउंड अस एंड अफेक्ट अस, जो भी हमें घेरे रखा है, जो भी हमारे आसपास है और जो हमें अफेक्ट कर रहा है, तो वो क्या होता है? एनवायरनमेंट होता है, वातावरण होता है। जैसे हमारा न्यूट्रिशन, हमारा पालन पोषण कैसे हुआ है, और हमारी एजुकेशन, हमारी शिक्षा कैसे हुई है, तो ये सब एनवायरमेंटल फैक्टर्स में आते हैं। सॉरी, एक नोट करने वाली बात है, जिसमें प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं। दो आप सिंड्रोम ध्यान रख सकते हैं। फर्स्टली होता है डाउन सिंड्रोम, दूसरा होता है टर्नर सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम को ही हम और क्या बोलते हैं? जेनेटिक क्रोमोसोम डिसऑर्डर या फिर ट्राइसोमी 21 ये बोलते हैं। इसके दो एक्स्ट्रा नाम है जो आप ध्यान रखेंगे। अब डाउन सिंड्रोम में होता क्या है? जस्ट इसका अपोजिट इसका काम है। डाउन सिंड्रोम बोल तो रहा है, लेकिन होगा क्या? एक क्रोमोसोम इसमें बढ़ जाता है। बस इतना याद रख लो, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है कैसे क्या होता है, वो डीप वाली बातें गई। अब पेपर ही है अब तो, ठीक है। तो जैसे ध्यान रख लो थोड़ा सा कि डाउन सिंड्रोम लिखा है तो जस्ट इसका काम अपोजिट कि एक एक्स क्रोमोसोम जो होता है वो बढ़ जाता है। एक एक्स क्रोमोसोम बढ़ जाता है और इसकी हमारे टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं। 23 पेयर्स होते हैं ना हमारे, तो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, पर इसके डिसऑर्डर की वजह से टोटल 47 क्रोमोसोम्स हमारे हो जाते हैं। और इसकी वजह से हमारे को क्या इफेक्ट पड़ता है? इंटेलेक्चुअल डिलेज। इंटेलेक्चुअल मतलब हमारा जो मानसिक तौर पे विकास है वो थोड़ा धीरे धीरे होता है, एकदम फास्ट जिस तरीके से होना चाहिए था वैसे नहीं होता है। डाउन सिंड्रोम आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम देखते हैं टर्नर सिंड्रोम। याद रखना, टर्नर सिंड्रोम जो होता है वो केवल फीमेल्स में होता है, केवल लड़कियों में होता है। और इसमें क्या होता है? इसका जस्ट अपोजिट एक एक्स क्रोमोसोम इसमें कम हो जाता है, ठीक है, एक एक्स क्रोमोसोम गायब हो जाता है। और ये कैसे अफेक्ट करता है? हमारे काफ़ी सारे ये ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है। हो सकता है अगर हाइट छोटी रह जाए, किसी भी लड़की की हाइट छोटी रह जाए, इस सिंड्रोम की वजह से ऑर्गन्स को अफेक्ट करेगा, तो ये सारे इसके कारण होते हैं, ठीक है। केवल ये फीमेल्स में होता है, एक एक्स क्रोमोसोम गायब हो जाता है, और डाउन सिंड्रोम में एक एक्स क्रोमोसोम बढ़ जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इंटेलिजेंस, कि इंटेलिजेंस क्या होता है। फर्स्टली तो एबिलिटी टू लर्न, सीखने की हमारी क्षमता। एडजस्ट विथ एनवायरनमेंट, कि हम अपने एनवायरनमेंट में कैसे एडजस्ट कर रहे हैं, समायोजन कर रहे हैं। कैरी आउट एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग यानी अमूर्त चिंतन। अमूर्त कैसे? मतलब जैसे अगर मैं आपको बोलूँ एप्पल, तो आपके सामने एप्पल रखा नहीं होगा, लेकिन आपके माइंड में इमेज आ जाएगी वो रेड कलर की, है ना, जो एप्पल जो हम बुक में देखते हैं, हमने ओरिजिनल में भी देखा है, मतलब बुक क्या, सॉरी, समझ गए ना आपकी, मतलब थिंकिंग हम इमेजिन करने लगते हैं, हमारी इमेजिनेशन पावर को ही एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग बोलते हैं। तो ये इंटेलिजेंस होता है। इसका ये फॉर्मूला है, अगर आने में एक 50-50 चांसेस है कि कोई न्यूमेरिकल आ जाए, आपको क्रोनोलॉजिकल एज और मेंटल एज दे दी हो, तो मतलब आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके उसका आईक्यू निकाल सकते हो, या आपको आईक्यू गिवन हो कुछ और इन दोनों में से एक दे दिया हो और मेंटल एज पूछ ले, कुछ भी आ सकता है। अब फॉर्मूले में बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऊपर मेंटल एज रखनी होती है, नीचे क्रोनोलॉजिकल एज। वैसे याद रखने में आप रख सकते हो, नहीं भी रखना चाहो तो देखो, वैसे मुझे बोलना नहीं चाहिए, बहुत सारे लोग गलत मीनिंग भी लेंगे, लेकिन सुन लो एक बार। ट्रिक क्या है, कैसे याद रखोगे? ऊपर क्या आएगा, नीचे क्या आएगा? माँ का भरोसा और डेंटिस्ट का सुझाया कोलगेट। वाह वाह वाह, क्या एडवर्टीजमेंट करा है, थैंक यू थैंक यू। अब देखो, माँ का भरोसा, तो माँ ऊपर क्या आया? माँ, MA, नीचे का CA,
ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। माँ का भरोसा समझ आ गया? बस उतना याद रख लेना, काफ़ी होगा। आगे बढ़ते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस पे। ठीक है, थोड़ा फालतू की बातों में ना कम ध्यान लगाया करो, समझे? इमोशनल इंटेलिजेंस किसने दिया था? डैन गोलमैन। नाम थोड़ा अजीब सा ही है पर याद रख लो, बेचारे ने इमोशनल होके गोलमैन नाम रख दिया, डैन गोलमैन। ठीक है, अब इसके दो मतलब टाइप्स होते हैं, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इसके बाद इंटेलिजेंस भी है, वो मैंने लिखा नहीं। क्या होता है इसमें? इंटरपर्सनल में क्या होता है कि हम दूसरों के बारे में जानते हैं। जैसे कि आपने मेरे को कमेंट किया कि है ना मतलब साइकोलॉजी की भी और ऐसी कंपाइल वीडियो लेकर आ जाओ, तो आपने ऐसा कमेंट क्यों किया? एक तो आपको ज़रूरत थी, प्लस आपने जो मेरी मैथ्स की वीडियो देखी वो भी आपको पसंद आई और आपको लगा कि हाँ भाई कंटेंट यहाँ पर अच्छा मिल रहा है, तो एक क्या पता अगर सीडीपी भी ये पढ़ाते हों तो हमें अच्छा लगेगा। तो ये मैंने आपके बारे में जान लिया कि आपके मन में क्या चल रहा होगा, है ना? जिन्होंने भी मेरे को सब्सक्राइब किया वो यही चाह रहे होंगे कि मैं साइंस का भी करा दूँ, सीडीपी भी करा दूँ, कम टाइम में उनका बहुत सारा सिलेबस कवर करने का ट्राई करूँ। तो ये मैंने इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस से जान लिया कि आप क्या सोच रहे होंगे, आपको क्या नीड है, आपकी क्या ज़रूरत है। इंट्रापर्सनल में क्या होता है? हम अपने बारे में जानते हैं। मैनेजिंग वंस ओन इमोशंस, अपन खुद के विचारों के बारे में जानते हैं कि यार अपन को क्या पसंद है, अपना क्या इंटरेस्ट है, अपनी किस में रुचि है नहीं है, अपनी किस में स्किल्स है। तो अपने खुद को पहचानना, अपने खुद के इमोशंस को पहचानना इंट्रापर्सनल, और इंटरपर्सनल यानी दूसरों को पहचानना। तो कंफ्यूज ना हो जाओ तो कैसे याद रखोगे? इंटरपर्सनल आपने वो सुना होगा, इंटरकास्ट मैरिज। हाँ, मैरिज के नाम पर नींद उड़ गई। इंटरकास्ट मैरिज में क्या होता है कि अदर कास्ट में शादी होती है, तो मतलब दूसरी कास्ट में। तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में क्या होगा? दूसरों के बारे में जानना, और इंट्रापर्सनल खुद के बारे में जानना। ठीक है, अब हम देखते हैं ये कुछ चीज़ें जो हैं इंटेलिजेंस वाले चैप्टर में याद रखने की है, मत पूछना कैसे क्या, बस कंसेप्ट है, किसने क्या सिद्धांत दिया, क्या थ्योरी दी, वो आपको याद करना पड़ेगा। और यहाँ पर कोशिश करते हैं इसी वीडियो में याद करने का साथ के साथ। 1 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, 3 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। 1, 2 और 3। ठीक है, यहाँ पे 1, 2 का 4 नहीं चल रहा है, 1, 2 का 3 चल रहा है। फर्स्ट 1 फैक्टर थ्योरी जो दी थी वो किसने दी थी? एल्फ्रेड बिनेट, है ना, इसने दी थी। दूसरी जो थ्योरी थी वो दी थी चार्ल्स स्पेयरमैन ने। तीसरी थ्योरी जो थी वो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दी थी। ट्राई आर्किक थ्योरी भी बोलते हैं 3 फैक्टर थ्योरी को, या इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी भी हम इसको बोल सकते हैं। याद रखना, ट्राई आर्किक थ्योरी और 3 फैक्टर थ्योरी सेम ही है और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी भी सेम ही है। तो अब आप सब ये बातें सुन के मुझे बोलोगे बस करो बस मैम, रुलाओगे क्या अब? तो बस आपने क्या बोला? बस करो मैम। अब ये BSS क्यों लिखा है मैंने? ये देखो, ये इन तीनों का क्या है? सरनेम का पहला अक्षर है ना? याद करने की ट्रिक कि पहली फैक्टर किसने दी थी, दूसरी किसने दी थी और तीसरी किसने दी थी। पहली किसने दी थी? हमारे बिनेट भाई साहब ने, तो ये B हो गया। दूसरी थ्योरी S यानी स्पीयरमैन ने, है ना, चार्ल्स स्पीयरमैन। इसका सरनेम ध्यान रख लेना, कभी कभी है ना पहला नाम ना आगे ऑप्शन में केवल सरनेम भी देते हैं। दूसरा S यानी स्टर्नबर्ग। तो बस से हम याद रख सकते हैं BSS से बाइनेट स्पीयरमैन स्टर्नबर्ग। अब आप बोल रहे होंगे कि मैम ये तो SS आ रहा है, तो हम तो 2 फैक्टर थ्योरी 3 फैक्टर थ्योरी में भी कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या करें? तो क्या करना है, SS दोनों में सेम है तो उसका अगला अक्षर देखो, P और T आ रहा है। P और T में से अल्फ़ाबेट में पहले कौन आता है? P आता है। P पहले आता है तो 2 पहले आता है इधर, फिर T बाद में आता है तो इधर 2 के बाद 3 बाद में आ गया, है ना? जो पहला है छोटा वाला P है तो इधर भी छोटा वाला 2 है, इधर T है तो इधर 3 है। आ गया समझ? तो स्पीयरमैन ने सेकंड वाली दी थी और स्टर्नबर्ग ने 3 फैक्टर वाली दी थी। आई होप आपको समझ आ गया होगा, शॉर्ट ट्रिक से मैंने समझाने का ट्राई तो किया है। फर्स्ट पर्सन टू टॉक अबाउट इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस के बारे में बात सबसे पहला जो व्यक्ति था वो किसने की थी? सर फ्रांसिस गैल्टन। सर फ्रांसिस गैल्टन ने इंटेलिजेंस के बारे में सबसे पहले बात की थी। ठीक है, फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट
1905 में किसने दिया था? एल्फ्रेड बिनेट ने। कंसेप्ट ऑफ मेंटल एज किसने दी थी? एल्फ्रेड बिनेट ने। कंसेप्ट ऑफ आईक्यू, आईक्यू का कंसेप्ट किसने दिया था? विलियम स्टर्न ने। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पहले पूछा भी गया है। फॉर्मूला ऑफ आईक्यू किसने दिया था? लुइस टर्मन ने। अब जब मैंने सीटेट की तैयारी की थी तो उसमें हिमांशी मैम ने मुझे यही बताया था, लुइस टर्मन। लेकिन अगर गूगल करेंगे, गूगल पे लिखा आता है फॉर्मूला ऑफ आईक्यू भी किसने दिया था? विलियम स्टर्न ने। तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसलिए मैंने यहाँ पे 50-50 लिखा है। दोनों ऑप्शन साथ में आना थोड़ा मुश्किल है। अगर लुइस टर्मन लिखा हो तो उसके साथ जाना, अगर विलियम स्टर्न लिखा हो तो उस पर भी आप टिक कर सकते हो, है ना। थोड़ा इसके बारे में और देख लेना, मुझे इसका कंफर्मेशन मिल नहीं पाया कि एग्जैक्टली किसने दिया था फॉर्मूला ऑफ आईक्यू। कंसेप्ट किसने दिया था? विलियम स्टर्न ने। फॉर्मूले में थोड़ा सा डाउट है तो ये थोड़ा आप पता कर लेना। और स्टार्टिंग के दोनों जो हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट और मेंटल एज का कंसेप्ट, ये हमारे दोनों बिनेट भाई साहब ने दिए थे। ठीक है, ये चीज़ आपको यहीं के यहीं याद करनी है, कोशिश कीजिए यहीं पे याद हो जाए तो बेटर रहेगा। फिर हम देखते हैं 3 इंटेलिजेंस ऑफ थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने 3 इंटेलिजेंस दिए थे, कंक्रीट, एब्स्ट्रैक्ट, सोशल। कंक्रीट, एब्स्ट्रैक्ट और सोशल, बस इनका नाम ध्यान रख लीजिए, अंदर पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब इसका नाम भी कैसे याद रखेंगे? देखो, थॉर्नडाइक जो था उसने बिल्ली पे एक्सपेरिमेंट किया था। किस पे एक्सपेरिमेंट किया था? बिल्ली पे, यानी कैट पे। तो कैट की जगह हम यहाँ क्या कर लेंगे? कैस कर लेंगे। कैस यानी ये इनके पहले अक्षर जो दे रखे हैं, कंक्रीट, एब्स्ट्रैक्ट और सोशल। ठीक है, थॉर्नडाइक ने किस पे काम किया था? कैट पे। कैट क्या है? बिल्ली। अब उस कैट की जगह हमें क्या कर देना है? कैस कर देना है। कैस यानी सी का मतलब कंक्रीट, ए का मतलब एब्स्ट्रैक्ट, एस का मतलब सोशल। ठीक है, ये 3 इंटेलिजेंस थॉर्नडाइक ने दिए थे। मैं बोल रही हूँ, साथ के साथ याद करते चलो तो बढ़िया होगा, है ना। उसके बाद हम देखते हैं 3D थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। देखो, 1 फैक्टर थ्योरी, 2 फैक्टर थ्योरी, 3 फैक्टर थ्योरी। 1 फैक्टर थ्योरी किसने दी थी? BSS पढ़ा था, बस। बस यानी अल्फ्रेड बिनेट ने दी थी। दूसरी थ्योरी 2 फैक्टर थ्योरी, एस यानी स्पीयरमैन, चार्ल्स स्पीयरमैन। थर्ड 3 फैक्टर थ्योरी किसने दी थी? स्टर्नबर्ग, है ना। स्टर्नबर्ग, उसका पहला नाम तो मुझे ही याद नहीं आ रहा है, विलियम स्टर्नबर्ग या ऐसा कुछ होगा, उसने दी थी। वो याद हो गया। अब वो 3 फैक्टर थ्योरी के बाद उसको हम ट्राई आर्किक थ्योरी भी बोलते हैं। उसके बाद ये 2 चीज़ें याद रखना, कन्फ्यूजन ना हो जाए। 3 इंटेलिजेंस ऑफ थॉर्नडाइक, अगर थॉर्नडाइक नाम आए तो ये 3 नाम याद होने चाहिए, और अगर 3D थ्योरी का नाम आया तो आपको ये 3 नाम याद होने चाहिए, कंटेंट, प्रोडक्ट और ऑपरेशन। इसको कैसे याद कर सकते हो आप? कॉप। याद नहीं करोगे तो कौन आ जाएगी? पुलिस आ जाएगी। पुलिस का ही दूसरा नाम होता है ना, कॉप। ठीक है, तो कॉप से आप याद रख सकते हो कंटेंट, प्रोडक्ट, ऑपरेशन। ये 3D फैक्टर थे, मतलब 3D थ्योरी के ये 3 फैक्टर थे। और ये किसने दी थी? JP गिलफर्ड। JP गिलफर्ड ने दी थी। और टोटल फैक्टर्स कितने हैं? 120 होते हैं इसमें, इतना इसमें ध्यान रखने का है। और एक और चीज़ इंटेलिजेंस में, इंटेलिजेंस क्रिस्टलाइन मॉडल। आई नो इट्स थोड़ा कि मतलब ऐसा लग रहा है कि यार रटना ज़्यादा पड़ रहा है इसमें, इसमें थोड़ा कंसेप्चुअल ज़्यादा है। बस ये इंटेलिजेंस ख़त्म ही होने वाला है, उसके बाद अब नया हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं। इंटेलिजेंस क्रिस्टलाइन मॉडल किसने दिया था? रेमंड कैटल ने दिया था। और इसमें सरनेम याद रख सकते हो आप, केवल कैटल भी लिखा आ सकता है ना। तो वो उस हिसाब से आप याद कर लेना। हार्वर्ड गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी थी? तो हार्वर्ड गार्डनर, उसका ऑप्शन सही होगा। अब इन्होंने 8 तरीके के इंटेलिजेंस दिए, ये 8 मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। और एक लास्ट में एक और लिख रखा है, एग्जिस्टेंशियल, सॉरी, एग्जिस्टेंशियल। ये भी ऑप्शन में दे देते हैं और पूछते हैं, मतलब इन 8 में से कोई 2 ऑप्शन आपको दे देते हैं। एक जानबूझ के एग्जिस्टेंशियल दे देते हैं क्योंकि हमने पढ़ा नहीं होता, और एक इमोशनल दे देते हैं कि इन 4 में से बताओ कौन सा हार्वर्ड का इंटेलिजेंस नहीं है। तो हम नहीं है के साथ जाएंगे और कौन से ऑप्शन को टिक करके आएंगे? इमोशनल को। ठीक है, अब इन 8 को हम पढ़ लेते हैं। लिंग्विस्टिक यानी, फटाफट पढ़ते हैं, फटाफट याद करना। लिंग्विस्टिक यानी नाम से पता लग रहा है, लैंग्वेज। लैंग्वेज में क्या आता है? रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, है ना। ये सारी जो चीज़ें हैं लैंग्वेज रिलेटेड है।
इनको कौन यूज़ करते हैं? जैसे जो हमारे जर्नलिस्ट होते हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं। जो टीचर होता है, टीचर लैंग्वेज का यूज़ करके ही तो उनको पढ़ाता है, रीडिंग राइटिंग सब कराता है, बोल रहा है, वो भी एक लैंग्वेज है। तो टीचर, जर्नलिस्ट, ये सब इसमें आते हैं। लॉजिकल, मैथमेटिकल, जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करता है, लॉजिक से क्वेश्चन करता है या लॉजिक अपना लगाता है, इसमें कौन आते हैं? मैथमेटिशियंस, साइंटिस्ट, ये लोग आते हैं इसमें। ठीक है। स्पेशल में कौन आता है? स्किल्स इन फॉर्मिंग विजुअल इमेजेस एंड पैटर्न्स। अपन विजुअल इमेज बना लेते हैं, उसकी एक स्किल होती है। पैटर्न्स अपन फॉर्म कर लेते हैं। तो इसमें कैसे लोग आते हैं? इंटीरियर डिज़ाइनर जैसे लोग। इंटीरियर डिज़ाइनिंग में अपन सोचते हैं ना कि यार ये थोड़ा ऐसे सेट होता तो बढ़िया लगता, और ऐसे करने पर ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो वो इमेजिन कर रहे हैं। उनकी पावर ही ऐसी है कि वो इमेजिन करके मतलब अज्यूम करके पता लगा देते कि कहाँ क्या कमी है और कैसे क्या अच्छा लगेगा। तो इंटीरियर डिज़ाइनर्स और ऐसे लोग इसमें यहाँ पर आते हैं। म्यूज़िकल में जो म्यूजिशंस है, कंपोजर्स है, जो गाना गाते हैं, वो उसमें आते हैं। बॉडीली काइनेस्थेटिक्स में कौन आता है? जो अपनी बॉडी मूवमेंट का हेल्प करता है, जैसे एथलीट्स। ओलंपिक्स में एथलीट्स होते हैं जो भागते दौड़ते स्विमिंग करते हैं, है ना, जंपिंग करते हैं, लॉन्ग जंप। तो वो अपनी बॉडी का यूज़ कर रहे हैं। जितने भी डांसर्स होते हैं, एथलीट्स होते हैं, तो वो बॉडीली काइनेस्थेटिक्स में आते हैं। इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल बताया था मैंने आपको पहले। इंटरकास्ट मैरिज, तो इंटरपर्सनल में क्या हो जाएगा? दूसरों को पहचानना, दूसरे के थॉट्स व्यूज़ जानना, तो ये सब इंटरपर्सनल में आएंगे। इंट्रापर्सनल में इंटरपर्सनल में कौन लोग आते हैं? जैसे काउंसलर्स। काउंसलर्स होते हैं ना, जैसे अपन किसी के पास जाते हैं गाइडेंस लेने, तो वो अपनी थोड़ी बहुत बातचीत से पता कर लेते हैं, जान लेते हैं कि हाँ भाई अपन कैसा सोचते हैं। साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो सब इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में आते हैं। इंट्रापर्सनल में कौन आता है? जो खुद के बारे में जान चुका होता है, एकदम स्पिरिचुअलिटी, जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं ना, वो इंट्रापर्सनल इसमें आते हैं। नेचुरलिस्टिक में कौन आता है? जो नेचर से रिलेटेड, जिनको नेचर बहुत पसंद होता है, पेड़ पौधे, झरने, पहाड़, ऐसे बहुत पसंद होते हैं। जो जितने भी वीलॉग होते हैं, जो ट्रैवलिंग करते हैं, वीलॉगर्स, बॉटनिस्ट, जूलॉजिस्ट, तो वो सब नेचर रिलेटेड जो जितने भी पर्सन्स होते हैं वो नेचुरलिस्टिक में आते हैं। ठीक है। एग्जिस्टेंशियल वैसे इन्होंने दिया नहीं है, पर फिर भी इसी में माना जाता है। अपना खुद का अस्तित्व क्या है ये पहचान लेना, तो वो एग्जिस्टेंशियल में आते हैं। ठीक है। आई होप आपको आठों समझ आए होंगे, क्योंकि इस वीडियो को ज़्यादा लंबा मैं नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मैं फटाफट पढ़ा रही हूँ। ठीक है। और आपके पास भी अभी टाइम की शॉर्टेज है तो बेटर ही है। अब हम देखते हैं मोटिवेशन। फटाफट फटाफट ट्राई करते हैं करने का। मोटिवेशन में दो तरीके के मोटिवेशन होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक में क्या आएगा? ऐसा काम जो आपको खुद को अंदर से एकदम दिल से आवाज़ आती है ना, कि अंदर से करना पसंद है, कि यार मुझे स्विमिंग करना पसंद है, मुझे डांस करना पसंद है। कभी भी बोलो 12 बजे, रात की 12 बजे उठा के डांस करा लो, कर लेंगे। डीजे होता है वहाँ, अपनी शादी मतलब अपने घर में किसी की शादी नहीं होती है, फिर भी नाचने का मन करता है। तो मतलब ऐसा काम जो हमारे एकदम अंदर से आता है कि यार करने का मन हो रहा है ना, सोने का मन होता है, टीवी देखने का, तो वो सब यू लव टू डू दैट, योर ओन डिज़ायर, जो आपकी खुद की इच्छा होती है करने की, तो वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है। एक्सट्रिंसिक में आपका मन तो हो नहीं रहा है, लेकिन आपको कुछ ऐसा बाहरी मोटिवेशन मिल गया, जैसे रिवॉर्ड, गिफ्ट्स, ट्रॉफी, मनी। जैसे आपकी मम्मी ने आपको बोला कि फर्स्ट रैंक लेकर आ जाओ बेटा, 100 रुपये दे देंगे, तो वो 100 रुपये आपका मोटिवेशन बन गया, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। किसी ऑब्जेक्ट के रूप में आपको बाहरी तौर पे मोटिवेशन मिल गया। ठीक है। इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। लर्निंग डिफ़िकल्टीज़, कि भाई लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ क्या होता है। लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ पे फोकस कर लेते हैं। डिसलेक्सिया, रीडिंग डिसऑर्डर होता है, जैसे तारे ज़मीं पर मूवी थी, ईशान अवस्थी, उसको क्या था? डिसलेक्सिया था, पढ़ लिख नहीं पाता था वो, है ना, तो उसको रीडिंग डिसऑर्डर था, उसको अक्षर ही समझ में नहीं आते थे। डिसग्राफिया, ये राइटिंग डिसऑर्डर होता है। ग्राफिया, ग्राफ से पता लग रहा है, ग्राफ पेपर कैसे बनाते हैं हम? बनाते हैं, लिखते हैं, मतलब हम राइट करते हैं उस पर पेंसिल से। ठीक है। तो राइटिंग डिसऑर्डर ग्राफिया से आप याद रख सकते हैं। डिसकैलकुलिया, कैलक्यूलिया, तो कैलकुलेशन,
कैलकुलेशन, जिसको कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती हो, मैथमेटिक्स रिलेटेड है तो डिसकैलकुलिया, ये डिफ़िकल्टी होती है मतलब उसे कैलकुलेशन करने में। डिस्फेजिया, डिस्फेजिया में क्या होता है, लैंग्वेज कंप्रेंशन, कि लैंग्वेज समझने में दिक्कत होती है उसको, कि समझ नहीं आता है क्या लिखा है भाई, लैंग्वेज में दिक्कत होती है, बस इतना ध्यान रख लेना। डिस्प्रैक्सिया, मोटर एक्टिविटीज़ डिसऑर्डर, मतलब उठने बैठने चलने में दिक्कत होना, मोटर एक्टिविटीज़ करने में दिक्कत होना, कि मतलब कहीं बोन्स मतलब टिल्ट नहीं हो गई हो, या मतलब जिसमें बोन्स की वजह से भी होता है बहुत बार कि उनका स्ट्रक्चर सही नहीं बना होता है तो हम चल फिर नहीं पाते हैं। लास्ट के जो दोनों हैं वो डिस्फेजिया को बहुत सारे अफेजिया भी बोलते हैं, डिस की जगह ए लगा देते हैं, अफेजिया। तो अफेजिया देख के घबराना मत, उसका मतलब डिस्फेजिया ही होता है, लैंग्वेज कंप्रेंशन। और डिस्प्रेक्सिया, तो इसको क्या बोलते हैं, अप्रेक्सिया भी बहुत सारे बोल देते हैं, लगा देते हैं, अप्रेक्सिया यानी मोटर एक्टिविटीज़ का डिसऑर्डर। आई होप आपको ये पांचों समझ आ गए होंगे, इजी थे और आप याद कर सकते हैं। ADHD और ऑटिज्म। ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि हमें अटेंशन नहीं चाहिए होता, हम अटेंशन डेफिसिट होते हैं, मतलब हम बैठे बैठे कहीं और खो जाते हैं, अटेंटिव नहीं रहते, हम बहुत ज़्यादा मतलब यूँ ऐसे मूड स्विंग्स आते रहते हैं। तो ADHD में यही है कि मतलब अटेंशन की कमी होना, है ना, एक जगह हम फोकस नहीं कर पाते हैं, कि मैम पढ़ा रहे हैं उधर फोकस जा ही नहीं रहा है, 2 मिनट से ज़्यादा हम फोकस नहीं बना पा रहे हमारा, तो वो ADHD वाले स्टूडेंट्स होते हैं। ऑटिज्म में क्या होता है, इंटरेक्शन करने में दिक्कत, मतलब कम्युनिकेशन में दिक्कत, अच्छे से इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं खुल के, कम्युनिकेशन में वीक होते हैं, वीक कम्युनिकेशन होता है, अच्छे से सोशल नहीं हो पाते हैं, तो वो ऑटिज्म में आते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, हियरिंग इम्पेयरमेंट, विजुअल इम्पेयरमेंट, लोकोमोटर डिसेबिलिटी। हियरिंग यानी पता लग रहा है नाम से ही सुनने में दिक्कत, तो हम क्या कर सकते हैं ऐसे बच्चों के लिए कि उन मशीन लगवा सकते हैं। विजुअली इम्पेयर्ड, देखने में दिक्कत होती है तो हम ब्राली स्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हैं, जो कि क्या है, एक टेक्टाइल ऐड है। क्या है, टेक्टाइल या टेक्चुअल भी हम इसको बोल सकते हैं, टेक्चुअल एड। टेक्चुअल यानी टच, क्योंकि वो देख तो पा नहीं रहे हैं तो वो उसको टच करके पढ़ने का ट्राई करते हैं। ब्राली स्क्रिप्ट में क्या होता है, उभरे हुए डॉट्स होते हैं, उभरे हुए कैरेक्टर्स होते हैं, तो उनको वो टच करके पढ़ना सीखते हैं। तो जो टच कर सकते हों, टच करके जो हम पढ़ सकते हों, उन्हें हम टेक्टाइल बोलते हैं, विजुअली इम्पेयर्ड के लिए। लोकोमोटर डिसेबिलिटी, मोटर लिखा आ रहा है तो मतलब मूवमेंट, मूवमेंट करने में दिक्कत होना। ये और 3 तरीके के अलग ऐसे डिसेबिलिटी होती है। अब आपकी क्लास में मान लो कोई गिफ्टेड और क्रिएटिव बच्चा है, तो हम क्या करेंगे उसके लिए, एनरिच्ड करिकुलम, मतलब जैसे होता है ना क्लास में अपन पढ़ा रहे होते हैं, तो आपने कोई क्वेश्चन कराया, बहुत सारे बच्चे मतलब 10 में से मान लो 7-8 बच्चे उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, 2-3 बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने फटाक से वो क्वेश्चन सॉल्व कर दिया होगा, वो बोलेंगे मैम आप नेक्स्ट क्वेश्चन दो। अगर आप उन्हें उस वक्त नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं दोगे तो वो क्लास में बोरियत फील करेंगे कि यार कितनी देर और बैठा रहना पड़ेगा, इनकी वजह से हम भी नहीं पढ़ पा रहे, समथिंग लाइक बोर्डम फील होगा। तो उन्हें बोर फील न कराते हुए हमें उन्हें क्या देना होगा, और थोड़े बढ़िया तरीके के क्वेश्चन देने होंगे ताकि वो उनको सॉल्व करने का ट्राई करें और अपना जो थिंकिंग स्किल है उसको बढ़ा सके, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को बढ़ा सकें। तो HOTS का मतलब हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के हमें उन्हें क्वेश्चंस देने होंगे, अपॉर्चुनिटीज़ देनी होगी, एक्सेलरेशन यानी उन उन बच्चों के लिए हमें थोड़ा स्पीड में चलना होगा, है ना। एनरिच्ड करिकुलम होना चाहिए। जो बच्चे स्लो लर्नर है, डिसएडवांटेज है, डिप्राइव्ड है, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, उनकी प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करना है, रेमिडियल क्लासेस उनके लिए लगानी है, तो ये चीज़ हम उनके लिए कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टीचिंग मेथड्स जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इंडक्टिव, डिडक्टिव, एनालिटिक एंड सिंथेटिक। इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं टीचिंग मेथड्स में। इंडक्टिव डिडक्टिव यानी आगमन निगमन, है ना। और इसी में एक और होता है डायग्नोस्टिक टीचिंग और रेमेडियल टीचिंग। डायग्नोस्टिक टीचिंग में क्या होता है, निदानात्मक, और रेमेडियल टीचिंग में उपचारात्मक। हम उसका डायग्नोस करते हैं, हम उसकी प्रॉब्लम का, और फिर रेमेडी प्रोवाइड करते हैं, उसको सल्यूशन देते हैं। ठीक है, ये दोनों क्लियर हो गए। इंडक्टिव में क्या होता है, हम पहले एग्जाम्पल बताते हैं बच्चों को, फिर उसके बाद एक जनरल रूल हम निकालते हैं। जैसे हम रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना हो, रेक्टेंगल पहले तो हम उन्हें पेरीमीटर के बारे में बताएंगे, फिर बोलेंगे कि इन सब की बाउंड्री को ऐड करके बताओ,
एक 2 है उसकी लेंथ और ब्रेथ है उसकी 4, तो 2 + 4 + 2 + 4, बच्चा चारों साइड्स को ऐड करेगा फिर आंसर बताएगा। तो हमने एग्जाम्पल करवाया उसको, फिर उसके बाद हम उसको जनरल फॉर्मूला बताएंगे, रूल बताएंगे, है ना। तो एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाना इस इंडक्टिव मेथड, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है। डिडक्टिव में क्या होता है, सिंपल, जो हमें हमारी टीचर्स पढ़ाती थी, पहले रूल बताते थे, उसके बाद एग्जाम्पल्स हमें कराते थे। खैर ये भी अपने हिसाब में बढ़िया ही है, पर इंडक्टिव ज़्यादा बढ़िया है। ये डिडक्टिव मेथड होता है। एनालिटिक में क्या होता है, हम अननोन से नोन की तरफ जाते हैं। अननोन यानी अज्ञात, जो हमें पता नहीं है, उससे हम जो हमें पता है उसकी तरफ जाते हैं, नोन की तरफ जाते हैं। जैसे एनालाइज करना, बहुत सारे हम प्रूफ वाले क्वेश्चन करते हैं, तो उसमें जो हमें पता नहीं होता हम ऐसे लेके चलते हैं, और एंड में हमें ये पता है कि प्रूफ क्या करना है, पर स्टार्टिंग में हमें पता नहीं होता, हम धीरे 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 सॉल्व करके लास्ट में हम प्रूफ कर देते हैं, हेंस प्रूफ्ड, तो जो हमें नोन होता है ना। सिंथेटिक मेथड में क्या होता है, नोन जो हमें ऑलरेडी ज्ञात होता है, पहले हम उसको लेकर चलते हैं, फिर अननोन की तरफ जाते हैं। जैसे x2 है, ये हमें ज्ञात है, x² की वैल्यू निकालनी है, तो हमें क्या पता है x2 है, तो हम इसके बारे में सोचेंगे, फिर अननोन की तरफ जाएंगे कि यार अब x² कैसे निकालें, तो आंसर 4 आएगा। तो नोन से अननोन जाना यानी सिंथेटिक मेथड। ठीक है, ये दोनों मेथड, ये चारों मेथड्स आई होप आपको समझ आएंगे। इसके अलावा दो और मैंने करा है, डायग्नोस्टिक और रेमेडियल। डायग्नोस्टिक में हम प्रॉब्लम को डायग्नोस करते हैं बच्चों की, फिर रेमेडियल में हम उन्हें रेमेडी प्रोवाइड करते हैं, उस चीज़ का सल्यूशन भी देते हैं। ऐसा नहीं कि उनकी प्रॉब्लम जान के छोड़ दिया कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम है, ठीक है, उसका उनको सल्यूशन प्रोवाइड करना है, तभी तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अब हम देखते हैं RTE 2009 एक्ट कब केम इनटू इफेक्ट, कब वो इफेक्ट में आया था। 1 अप्रैल 2010, मतलब यहाँ लिखा ज़रूर है 2009, पर एकदम से RTE 2009, मतलब इस बारे में चर्चा चल रही थी, फिर बहुत सारे इसमें चेंजेस हुए, मतलब लगा नहीं लगा, तो ऐसा होता है ना, ऊपर अर्जी दी कि हाँ भाई इसको देखो, हायर अथॉरिटी में गया, तो इस प्रोसेस में टाइम लगता है। तो वो 2010 में, 1 अप्रैल 2010 को केम इनटू इफेक्ट, तब ये लागू हुआ था। और ये कौन से अमेंडमेंट में लिखा है हमारे संविधान में, 86th अमेंडमेंट में लिखा है। गुड टेस्ट क्या होता है, 3 इसकी क्वालिटी होती है, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी। हिंदी में क्या बोलते हैं, वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता। वैलिडिटी यानी कि कोई टेस्ट हो रहा है वो वैलिड है या नहीं है हमारे लिए, मतलब हमारे लिए क्या, सॉरी, वैलिड इन द सेंस, जैसे रीट का एग्ज़ाम हो रहा है, तो वो रीट का एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन पेपर जो आएगा वो वैलिड है या नहीं। वो मतलब ऐसा तो नहीं जेई एडवांस का क्वेश्चन आ गया, जेई मेंस के पेपर आ गया, नीट का पेपर उसमें आ गया, नीट के क्वेश्चंस आ गए। वैलिड होना चाहिए कि भाई रीट का एग्ज़ाम है तो रीट वाले क्राइटेरिया को कंप्लीट करें, वैलिड होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता, रिलायबल होना चाहिए। रिलायबल का क्या मतलब होता है कि एक बच्चे का आपने टेस्ट लिया, उसके 100 में से मान लो 80 मार्क्स आए, और वही टेस्ट उसको अगर वापस देने को बोलोगे, तो क्या उसका रिजल्ट कंसिस्टेंट है, मतलब सेम है, वो वापस टेस्ट देगा, उसके समथिंग वही 79, 81, 80 के आसपास ही उसके मार्क्स आएंगे, वापस रिजल्ट सेम ही आएगा उसका। तो मतलब जो टेस्ट है वो रिलायबल है, विश्वास कर सकते हैं हम, विश्वसनीयता, है ना। ऑब्जेक्टिविटी में क्या होगा, वस्तुनिष्ठता में, कि जैसे आपने पेपर दिया, किसी टीचर ने चेक किया, 100 में से 70 मार्क्स आ रहे हैं आपके, तो फिर उसके बाद मान लो किसी और टीचर ने भी चेक किया वही सेम टेस्ट, तो भी 100 में से 70 ही आ रहे हैं, मतलब कोई भी टीचर चेक करे आपके मार्क्स उतने ही आएंगे, मतलब अपन ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कोई टीचर आपको ज़्यादा मार्क्स दे रहा है कोई कम दे रहा है, ऑब्जेक्टिविटी उस टेस्ट में होनी चाहिए, टीचर एकदम अच्छे से चेक करने चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों क्वालिटीज़ होती है एक गुड टेस्ट की, अच्छे टेस्ट की। इंडिविजुअल डिफरेंस मैंने आपको बताया था, सब अलग अलग होते हैं, सबके अपने अपने यूनिक इंटरेस्ट होते हैं। तो ये दो तरीके के होते हैं, इनहेरिटेड और अक्वायर्ड। ये जो मैं टॉपिक्स आपको कराती जा रही हूँ, एक बार आप अपने रीड का सिलेबस उठा के देखना कि अभी तक मैंने क्या क्या पढ़ा दिया है, आगे थोड़ा बहुत और पढ़ाने वाली हूँ मैं, तो साथ के साथ टिक करते जाना कि क्या क्या कंप्लीट हो गया है, और इस वीडियो के बाद आपका क्या बचेगा उन टॉपिक पर फिर आप ध्यान दे सकते हैं। इनहेरिटेड में क्या आ जाएगा, फिजिकल, मेंटल, टेम्परामेंटल। फिजिकल यानी मतलब जो हमारा शरीर, जो भौतिक जो गुण है हमारे को, मेंटल यानी हमारा दिमागी विकास,
और टेम्परामेंटल यानी स्वभाव हमारा कैसा है, तो ये सब इनहेरिटेड होता है। जैसे आप बच्चे हो तो आपको जो शक्ल मिली है आपकी, वो आपके मम्मी पापा की मदद से ही मिली है, आपने खुद ने तो बैठ के बनाई नहीं। मेंटल मेंटल वाली चीज़ भी जो होती है कि मतलब आपकी मेंटल विकास जो है, कि आपकी बुद्धि मतलब किस तरीके से ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, मतलब किस तरीके से आप सोच पा रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं इनहेरिटेड होता है। इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं इनहेरिटेड मानी जाती है। टेम्परामेंटल स्वभाव आपका कैसा है, तो ये सब इनहेरिटेड होता है। इनहेरिटेड जो है वो इनेट पर्सनल क्वालिटीज़ है, मतलब इनेट यानी जो जन्मजात होती है ना, जन्म से आपके पास होती है, जन्मजात होती है, आपको अपने पेरेंट्स से मिली भी होती है। एक्वायर्ड यानी जो अर्जित की जाती है, जैसे सोशल, कल्चरल, सामाजिक, सांस्कृतिक और एनवायरमेंटल यानी वातावरण जो फैक्टर्स है, इन सब से अर्जित की जाती है, वो सारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। फिर आप यहाँ पर देखेंगे एक और चीज़ मैंने लिख रखी है, ध्यान से देखना। एटीट्यूड क्या होता है, अपने आइडियाज़ और अपने बिलीव्स, कि आपके कुछ और विचार होंगे, सपोज करो मेरे उस बारे में कुछ अलग विचार होंगे, तो सबके आइडियाज़, वैल्यूज़, थॉट्स, बिलीव्स, मान्यताएं सबकी अलग अलग अपनी अपनी होती है। ठीक है, एटीट्यूड होता है वो। एप्टीट्यूड का क्या मतलब होता है, एप्टीट्यूड का क्या मतलब होता है, एबिलिटी टू डू समथिंग, कि आपकी वो कार्य करने की क्षमता है या नहीं है। जैसे सिंगिंग एबिलिटी, तो अगर आप में है तो ये आपका एप्टीट्यूड हो गया सिंगिंग, कि आपको वही आती है ये। ठीक है, अब हम देखते हैं एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट यानी क्या होता है, समायोजन। बच्चे की हेल्प करनी है एडजस्ट होने में क्लास में, कि बच्चा एकदम से घुलता मिलता नहीं है। अगर न्यू क्लासेस में जाते हैं तो एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाना है जिससे वो आपसे इंटरेक्ट कर पाए, बच्चों से इंटरेक्ट कर पाए, तो बच्चे की हेल्प करनी है उस क्लास में एडजस्ट होने के लिए। एनवायरनमेंट अच्छा रखना है। अगर बच्चा एडजस्ट नहीं हो पाया तो क्या हो जाएगा, माल एडजस्टमेंट हो जाएगा, मतलब कुसमायोजन हो जाएगा, जिससे बच्चा अग्रेसिव हो सकता है, अग्रेशन में आ सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इस रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं, मैंने जो जो भी पॉइंट्स लिख रखे हैं ना, उसके रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं। एक यहाँ पे छोटी सी चीज़ मिस हो गई, मैंने थोड़ा छोटा करके लिखा है, मुझे बाद में ध्यान आया था। जो विजिबल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, है ना, जो हमारे को दिख रहे हैं, हम में जो है चेंजेस फिजिकल तौर पे जो आंखों से विजिबल है, जैसे हमारा हाइट, वेट, एग्जांपल दिया था ना, वो क्या बोलेंगे, हम उनको फिनोटाइप बोलेंगे। फिजिकल यानी फिनोटाइप, पीएच से याद रख सकते हो। जो नॉट विजिबल है, जो हमें दिख नहीं रहे हैं, तो दिख नहीं रहे हैं उसमें क्या आएगा, जीन्स आएंगे हमारे, डीएनए, ब्लड ग्रुप, क्रोमोसोम्स, ये सब जो बायोलॉजी वाली चीज़ें हैं ना, वो हमारी बॉडी के अंदर है, बाहर थोड़ी दिखती है। जेनेटिक्स, तो वो उसमें हम क्या बोलेंगे, क्या हो जाएगा वो, जीनोटाइप हो जाएगा, जो हमें विजिबल नहीं होते हैं। और जो विजिबल हो रहे हैं, फिजिकल है, वो फिनोटाइप। और कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है हम में, तो हम उसे बोलेंगे प्रोटोटाइप। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। RTE 2009 के अकॉर्डिंग एक टीचर के वर्किंग आवर्स पर वीक कितने होने चाहिए, 45 आवर्स। गॉट इट, आई होप आपको समझ आया होगा। अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे रिलेटेड 3-4 मार्क्स आपके कवर हो सकते हैं, 3-4 नहीं तो 2-3 तो हो ही सकते हैं। सारी लर्निंग थ्योरीज जो मैं इसमें बहुत अच्छे से आपको कराने वाली हूँ, सारी की सारी लर्निंग थ्योरीज, चाहे बिहेवियरिस्ट हो, कॉग्निटिविस्ट हो, सोशल कॉग्निटिव हो, या कंस्ट्रक्टिविस्ट हो, 4 तरीके के मैं इसमें करवाने वाली हूँ आपको। इसी पर मैंने ज़्यादा फोकस किया है। बिहेवियरिस्ट क्या होते हैं, जो व्यवहारवाद होते हैं, मतलब जो बिहेवियर से अपने को क्या बोलते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। पेवलोव, थॉर्नडाइक और स्किनर। बिहेवियरिस्ट में कितने आते हैं, 3 आते हैं, पेवलोव, थॉर्नडाइक और स्किनर। पेवलोव ने क्या दी थी, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी थी, और इसने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था, डॉग पर किया था। याद कैसे रख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारों को कन्फ्यूजन होता है कि यार ऑपरेंट कंडीशनिंग और क्लासिकल कंडीशनिंग कौन सी स्किनर ने दी, कौन सी पेवलोव ने दी, याद करना बहुत टफ हो जाता है। मुझे खुद को टफ लगता था, फिर मैंने तो ट्रिक बना दी। अब वो ट्रिक थोड़ी आपको ऐसा लगेगा कि भाई क्या बनाई है, पर मैंने तो ऐसे ही याद किया है। मुझे इतना पता था पेवलोव जो है उसने डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया, ये चीज़ मुझे याद थी। तो डॉग जो है क्लासिकल डांस करता है, सीधी बात, क्लासिकल डांस करता है यानी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, है ना। और स्किनर जो है उसने माउस पे एक्सपेरिमेंट किया था, माउस पे एक्सपेरिमेंट क्या, ऑपरेशन ही कर दिया उसका पूरा, तो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी।
तो मैंने तो इसको ऐसे याद किया है, आप कुछ चाहें तो अपनी अलग ट्रिक लगा के याद कर सकते हैं, पर याद ज़रूर कर लेना। पेवलोव ने डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। इस थ्योरी में इन्होंने क्या बताया, 4 स्टेज होती है। पहले एक डॉग होता है, उसके सामने नॉर्मल खाना लेके आते हैं, तो उसके मुंह से लार टपकती है, सलाइवेशन होता है। तो ये तो एक नॉर्मल अनकंडीशन है, एकदम रिस्पॉन्स जो है अनकंडीशन रिस्पॉन्स है, इसमें कोई भी कंडीशन नहीं लगी थी। दूसरे केस में क्या होता है कि घंटी बजाई जाती है ना। उसके बाद खाना आ रहा है, उस खाने को देख के उसकी लार निकल रही है, सलाइवेशन हो रहा है, तो उसको नहीं पता था कि घंटी बजने के बाद खाना आएगा, तो ये अनकंडीशन हो गया वापस, है ना। अब क्या हुआ, उसके बाद घंटी बजाई गई, घंटी बजाने के बाद खाना लाया गया, ऐसे बहुत बार किया गया, घंटी बजाई खाना आया, घंटी बजाई खाना आया। तो क्या हो जाएगा कि उसको पता लग रहा है कि जब जब बेल बजाई जा रही है तो खाना आता है। तो एक बार इसकी मतलब जब आदत लग गई, तो घंटी बजाने के बाद खाना नहीं लाए गए, फिर भी उसके मुंह से लार निकल रही थी। तो ये क्या था, कंडीशन रेस्पॉन्स था। और जो खाना लेके आ रहे हैं वो क्या है, स्टिमुलस है, उसकी वजह से, स्टिमुलस की वजह से रिस्पॉन्स हो रहा था। आई होप आपको समझ आया होगा थोड़ा बहुत जो मैंने बताया है, कोशिश तो की है मैंने। तो डॉग की मतलब डॉग पर एक्सपेरिमेंट किया था, ये क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, और यहाँ पर मैं कोशिश करूँगी इमेज लगाने का, तो उससे आप अच्छे से और समझ सकते होंगे। ठीक है, तो ये पेवलोव ने दी थी। अब थॉर्नडाइक ने क्या किया, आरएस थ्योरी, रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी। इसने कैट पर एक्सपेरिमेंट किया था, बिल्ली पर किया था। बिल्ली पर क्या किया था, उसको एक पिंजरे में बंद कर दिया। अब बिल्ली पिंजरे में बंद है, तो आपने देखा होगा बिल्ली जो होती है शांत स्वभाव की होती है, थोड़ी बैठी है तो बैठी हुई है। अचानक से पिंजरे के बाहर उसके लिए हम फिश लेकर आए, खाना लेकर आए, स्टिमुलस मिल गया उसको। अब उसको फिश दिख रही है और खाने का मन हो रहा है। अब उसने हलचल शुरू कर दी, पिंजरे में इधर उधर कूदना शुरू कर दिया, कैसे ना कैसे करके उसको पिंजरे से बाहर आना है और वो खाना है। तो अचानक उसने फिर एक लिवर प्रेस हुआ उससे, और गेट खुल गया, और गेट खुलने के बाद उसने बाहर आके खाना खा लिया। तो एकदम उसने प्रतिक्रिया की, बाहर स्टिमुलस लेकर आए तो उसमें हलचल हुई, उसमें उसके बिहेवियर में चेंज हुआ, और फिर उसकी बिहेवियर में चेंज होने की वजह से, इधर उधर कूदने की वजह से उसने प्रैक्टिस की, पता लगा कि भाई यहाँ प्रेस करने से ऐसा हो रहा है। अचानक से दरवाज़ा खुल गया, बाहर आके उसने खाना खा लिया। तो ये एक्सपेरिमेंट था, और और इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी बोलते हैं। थॉर्नडाइकी की बार बार त्रुटि और प्रयास, की बार बार गलती हो रही थी, इधर उधर पैर जा रहा था, फिर एकदम से लिवर पे पैर गया और दरवाज़ा खुल गया। तो ट्रायल एरर थ्योरी भी बोलते हैं हम इसको। इसमें 3 प्राइमरी लॉज दिए थे, उन तीनों को याद रखना है आपको। लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम। तत्परता का नियम क्या बोलता है कि जब तक बच्चा सीखने का इच्छुक नहीं होगा, जब तक उसका सीखने का मन नहीं होगा, तब तक वो, हम कुछ भी कर ले, वो नहीं सीख पाएगा। हमें इसे नहीं सिखाना चाहिए जब तक वो रेडी नहीं है, एकदम नहीं सीख पाएगा मतलब। सेकंड लॉ क्या दिया था, लॉ ऑफ प्रैक्टिस या एक्सरसाइज। मतलब जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना जल्दी हम उसको सीख पाएंगे। अगर देखो, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, आप याद कर रहे हो, अगर कल तक आपने इसको रिवाइज नहीं किया, है ना, तो क्या हो जाएगा, आप एग्ज़ाम में भूल जाओगे, तो क्या हो गया, उस नॉलेज का डिसयूज़ हो गया। लेकिन अगर जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको आपने अच्छे से रिवाइज भी कर लिया, 2 बार देखा, स्क्रीनशॉट लिए तो पीडीएफ बना ली, उनको स्क्रीनशॉट्स को वापस देख लिया, आपने यूज़ किया उसका, तो जो हम पढ़ा रहे हैं उस ज्ञान का वापस उपयोग करना, तो उसको हम बोलते हैं यूज़, लॉ ऑफ यूज़ और लॉ ऑफ डिसयूज़, है ना। ये इसमें ही आते हैं, लॉ ऑफ प्रैक्टिस में ही आते हैं ये। फिर थर्ड लॉ क्या बोलता है, लॉ ऑफ अफेक्ट, मोटिवेशन। अब जैसे मान लो रीट प्री का एग्ज़ाम है, आपने बहुत मेहनत की रीट प्री एग्ज़ाम को क्लियर करने की, बहुत ही मेहनत की, और आपने रीट प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई कर दिया, 90 मार्क्स से प्लस मार्क्स आपके आ गए। तो अब आपने मेहनत इधर बहुत की और रिज़ल्ट क्या मिला, पॉजिटिव मिला। तो आप मोटिवेट हो गए कि यार मैंने मेहनत की थी और सही में ऐसा हो गया, तो अब रीट मेंस की भी आप जम के तैयारी करोगे। एक मोटिवेशन मिला आपको, एक पॉजिटिव चीज़ हुई आपके साथ। अगर आप इधर बहुत मेहनत करो और रिजल्ट क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, अगर आप फेल हो जाओ, तो यार नेगेटिव चीज़ हो जाएगी, फिर आपका कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम करने की तैयारी करने का मन नहीं करेगा ना। तो ये नेगेटिव भी हो सकता है इफेक्ट, पॉजिटिव भी हो सकता है, और डिपेंड्स ऑन मोटिवेशन कि आपका मोटिवेशन कितना है, अफेक्ट, है ना।
आई होप थॉर्नडाइक का, पेवलॉव का समझ आया होगा। अब हम देखते हैं स्किनर। स्किनर ने क्या किया था, माउस पे एक्सपेरिमेंट किया था, उसको एक पिंजरे में बंद कर दिया था। इसमें क्या होता है, पहले कैट वाले केस में क्या हुआ था, हम स्टिमुलस लेकर आए थे, उसके लिए फिश हम लेकर आए थे, स्टिमुलस आया, फिर उसने रिस्पॉन्स करना शुरू किया, इधर उधर कूदना शुरू किया। माउस वाले केस में, स्किनर वाले केस में क्या होगा, पहले ऑलरेडी रिस्पॉन्स कर रहा होगा, वो अंदर पिंजरे में बंद करते ही वो कूदने लग गया, इधर उधर कूदे जा रहा है, कूदे जा रहा है, ठीक है, क्योंकि चूहा है वो तो हलचल करता ही रहता है। लेकिन अब हम रिस्पॉन्स वो ऑलरेडी कर रहा है, अब हम उसके लिए स्टिमुलस लेकर आए, बाहर खाना लेकर आए, तो उसकी प्रतिक्रिया और बढ़ जाएगी, है ना। इसमें रिस्पॉन्स पहले ही कर रहा होता है वो, स्टिमुलस हम बाद में लेकर आए हैं, फिर अचानक उसका पैर एक जो है लिवर उस पर पड़ता है और खाना उसके केज के अंदर आ जाता है, पिंजरे के अंदर आ जाता है, तो उसको पता ही नहीं लगा ये कैसे हुआ है, तो वो बार बार और प्रतिक्रिया करेगा कि भाई, फिर उसको धीरे धीरे पता लगेगा यार यहाँ प्रेस करने से खाना अंदर आ रहा है ना, तो बार बार प्रैक्टिस से पता लगेगा। तो इसको हम ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी भी बोलते हैं, जो किस पर काम करता है, रीइंफोर्समेंट पे, पुनर्बलन पे और रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट पे वर्क करता है। अगर रीइंफोर्समेंट, रिवॉर्ड, पनिशमेंट की बात हो तो याद रख लेना, आप स्किनर ही टिक करके आना। और ट्रायल एंड एरर थ्योरी में ये लॉज के बारे में आपसे पूछ सकता है। और इसके बाद ऊपर हमने क्या पढ़ा था, पेवलॉव में क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ऐसे भी पूछ सकते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी, तो आपको नाम ही जब तक याद नहीं होंगे तब तक आप कैसे टिक कर पाओगे, है ना। तो ये बिहेवियरिस्ट थे जिन्होंने व्यवहार से रिलेटेड कि कैसी उनकी प्रतिक्रिया हो रही है, रेस्पॉन्स, स्टिमुलस, है ना, ऑलमोस्ट तीनों में ही हम रेस्पॉन्स और स्टिमुलस वाली चीज़ देख रहे थे। डॉग में भी बेल बजाया, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स वाली चीज़ है। तो बिहेवियर, उनके व्यवहार से रिलेटेड हम उनको ऑब्जर्व करते हैं। सोशल कॉग्निटिव में क्या होता है, देखना ध्यान से। सोशल कॉग्निटिव में एक ही नाम है, एल्बर्ट बेंड्यूरा। एल्बर्ट बेंड्यूरा क्या बोलता है, सोशल मतलब इसने कौन सी थ्योरी दी थी, सोशल लर्निंग थ्योरी थी, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी थी, है ना। इसी का अदर नाम है ऑब्जर्वेशन। ध्यान रखना, इसको हल्के में मत लेना, इसी से क्वेश्चन आएगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि बेंड्यूरा था, पेवलॉव था, कॉलर था, कौन था। ऑब्जर्वेशन करने वाली थ्योरी सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल और कॉग्निटिव दोनों लिखा है, मतलब सोशल यानी सामाजिक और कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक। तो ये इन दोनों के बीच में ये थ्योरी क्या काम करती है, ब्रिज का काम करती है, ब्रिज बिटवीन बिहेवियरिज्म और कॉग्निटिविज्म। बिहेवियर और कॉग्निशन दोनों का इसमें रोल होता है। बोबोडोल एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने। बोबोडोल एक्सपेरिमेंट कर मतलब बताने से पहले एक बार ये सुन लीजिए, ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन और मॉडलिंग, ये तीन नाम आपको ध्यान रखने हैं। पहले हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, फिर हम इमिटेट करते हैं, उसकी नकल उतारते हैं, उसका अनुकरण करते हैं। हमने कोई चीज़ ऑब्जर्व की, अब ऑब्जर्व करने के बाद हम उसकी नकल उतार रहे हैं, इमिटेट कर रहे हैं, फिर उसको काम को इतना कर लिया कि उसमें मतलब परफेक्ट बनने का ट्राई करते हैं कि यार उनसे ऐसा हो रहा है, मेरे से ऐसा क्यों नहीं हो रहा, तो मॉडलिंग, मतलब उस काम को एकदम अच्छे से करना। तो ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन, मॉडलिंग, ये तीनों नाम आएंगे तो एल्बर्ट बेंड्यूरा थ्योरी आपको याद आ जानी चाहिए। अब इस मॉडलिंग के कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिसका आपसे ऑर्डर पूछ लेते हैं एग्जाम में, और इसी ऑर्डर में आपको याद रखना है 1 2 3 4। अटेंशन, सबसे पहले हमें ध्यान केंद्रित करना है। ध्यान केंद्रित किया, हम एकदम अटेंटिव हुए, जैसे आपने मेरी वीडियो देखी तो आप एकदम अटेंटिव होके बैठे, माइंड सेट बना के बैठे कि भाई CDP इस वीडियो से कंप्लीट करनी ही करनी है, तो अटेंशन, ध्यान केंद्रित किया। रिटेंशन यानी उस जो मैं पढ़ा रही हूँ उस चीज़ को आप अपने माइंड में अभी बिठा रहे हो, समझ रहे हो, लर्न कर रहे हो, अपनी मेमोरी में स्टोर कर रहे हो, धारण कर रहे हो, तो वो क्या होता है, रिटेंशन। रिप्रोडक्शन यानी अब इसका वापस आप जब रिविजन करोगे तो रिप्रोडक्शन होगा, आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करोगे, याद करने का ट्राई करोगे क्या क्या लर्निंग थ्योरी थी, इंटेलिजेंस के बारे में क्या बोला मैंने, डेवलपमेंट प्रिंसिपल्स के बारे में क्या बोला, तो आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, अनुकरण करोगे, इमिटेशन करोगे, तो वो रिप्रोडक्शन में आता है। और फिर आता है लास्ट, मोटिवेशन। क्या आपने पूरी प्रैक्टिस वगैरह कर ली, तो सारी प्रैक्टिस जब कर ली है, एकदम सॉर्ट आउट है सब, तो आप क्या रहोगे, मोटिवेट रहोगे। लास्ट स्टेप, मोटिवेशन। तो ऑर्डर ध्यान रखना, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन, ARRM याद रखना। और R में कौन सा पहले आता है, रिटेंशन, धारण करना, रिप्रोडक्शन यानी अपन रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, वापस प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, इससे आप याद रख सकते हो। इसमें दो और पॉइंट्स आ जाते हैं इसी थ्योरी में,
रीइंफोर्समेंट दो तरीके का होता है, एक तो विकैरियस और एक सेल्फ। विकैरियस यानी दूसरों को देख के मोटिवेट होना कि यार उसका सिलेक्शन हो गया यार, तो मतलब अगर मैं कोशिश करूँ तो मेरा भी सिलेक्शन हो सकता है। दूसरों को देखकर आप यहाँ पे मोटिवेट हुए हो। और एक सेल्फ, आपने किसी और को इधर उधर देखा नहीं, आपके खुद के अंदर से आया है, खुद से सेल्फ आप मोटिवेटेड हो कि नहीं यार 2025 में गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो मतलब चाहिए। तो ऐसा सेल्फ मोटिवेशन यानी सेल्फ। ठीक है, ये दोनों वर्ड्स ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद हम थर्ड पढ़ते हैं कॉग्निटिव। कॉग्निटिव में हम क्या देखेंगे? कॉग्निटिव में कौन आता है? कॉलर आता है। कॉलर ने कौन सी थ्योरी दी थी? इनसाइट लर्निंग थ्योरी, या इसे हम गेस्टाल्ट वार्ड थ्योरी भी बोलते हैं। ऐसा लग रहा है टंग ट्विस्टर खेल रही हूँ मैं, मेरे से एकदम से बोलने में ही नहीं आता। और फादर ऑफ गेस्टाल्ट वार्ड कौन होते हैं? वर्दीमियर जो है, वर्दीमियर नाम से हैं कॉग्निटिव, वो इनके फादर ऑफ गेस्टाल्ट वार्ड हैं। नहीं बोलने में आ रहा है, प्लीज़ हंसना मत, कोशिश की मैंने। एंड कॉफका, ये दोनों भी क्या हैं? गेस्टाल्टवाद थ्योरी से रिलेटेड हैं। इंसाइट लर्निंग थ्योरी यानी अंतर्दृष्टि, है ना, मतलब अपनी समझ से, अपनी अंतर्दृष्टि से लर्न करना। इन्होंने एक चिंपैंजी पर एक्सपेरिमेंट किया था, उस चिंपैंजी का नाम था सुल्तान। नाम आप ध्यान रखेंगे। और एक मिनट, क्या मैंने आपको पहले वाले में बताया? बोबोडोल एक्सपेरिमेंट ही नहीं बताया मैंने आपको, ये सब तो बता दिया। अटेंशन रिटेंशन, एक्चुअली इसमें हुआ क्या था वो सुन लीजिए पहले आप। बोबोडोल एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, एक डॉल थी और ना बहुत सारे अलग अलग क्लासरूम बनाए गए, 24-24 में बांटा स्टूडेंट्स को, 24 स्टूडेंट इधर, 24 स्टूडेंट इधर और 24, तीन ऐसे अलग अलग। पहले क्लासरूम में आप गए, आपने उस डॉल की बहुत पिटाई की, उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, तो बच्चे भी डर गए कि भाई ये क्या चल रहा है। जब आप क्लासरूम से बाहर गए तो वो भी उस डॉल के साथ वैसा ही बिहेवियर करने लगे। सेकेंड वाले केस में क्या होता है कि आप एक क्लास में गए, उस डॉल से आपने बहुत अच्छा व्यवहार किया और मतलब एकदम उसको लव सपोर्ट केयर दी, तो उस बच्चे उस डॉल से अच्छे से खेल रहे थे, उन्होंने आप ही को देखकर आपकी कॉपी की और मॉडलिंग की, इमिटेशन किया, आपको ऑब्जर्व किया कि आप कैसे उस डॉल के साथ व्यवहार कर रहे हो और फिर उसका इमिटेशन किया। थर्ड क्लासरूम में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, नॉर्मल न्यूट्रल था, मतलब उसके साथ नॉर्मल जैसा बिहेव किया, बच्चों ने भी नॉर्मल बिहेव किया। एक में अग्रेशन था, एक में हंसी थी कि मतलब है ना, अपन ने उसको सपोर्ट किया, बोबो डॉल को अच्छे से बिहेवियर किया, तो बच्चों ने भी उसके साथ अच्छा बिहेवियर किया डॉल के साथ। ठीक है, तो बस यही बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट था। अब हम देखते हैं कॉग्निटिव, जो इसमें चिंपैंजी का यूज़ हुआ था, इसमें चिंपैंजी पर एक्सपेरिमेंट हुआ था। कैसे हुआ था? सबसे पहले देखना, जो गेस्टाल्टवाद होता है उसका मतलब क्या होता है? प्रॉब्लम को टुकड़ों में, मतलब पार्ट्स में न देखकर संपूर्ण तरह से देखना, संपूर्ण तरह से देखना, थोड़ा यहाँ गलत लिख दिया होगा मैंने, है ना, और उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना। परसेप्शन बेस्ड थ्योरी, मतलब हम कोई प्रॉब्लम को छोटे 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 टुकड़ों में ना देखकर एक ही साथ उसको पूरा संपूर्ण एक प्रॉब्लम की तरह देख रहे हैं और फिर उसका सल्यूशन निकाल रहे हैं, तो वो गेस्टाल्टवाद बोलते हैं कि हम उसको टुकड़ों में ना देखकर एज अ संपूर्ण होल, पार्ट्स में ना देखकर हम होल प्रॉब्लम को देखते हैं और फिर उसका सल्यूशन निकालते हैं। तो अपने अपने परसेप्शन, अपने अपने नज़रिए की बात है, तो इसे परसेप्शन बेस्ड थ्योरी भी बोला जाता है। और ये जो है अपोज करता है थॉर्नडाइक थ्योरी का। अपोज कैसे करता है? क्योंकि थॉर्नडाइक ने क्या बोला था? ट्रायल एंड एरर थ्योरी, कि बच्चे जो हैं पहले त्रुटि करते हैं और फिर त्रुटि करने के बाद जब मतलब ट्राई करते हैं, मतलब अभ्यास करते हैं, तब वो सीखते हैं। लेकिन कॉग्निटिव क्या बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है, त्रुटि करते हैं बच्चे धीरे धीरे, मतलब ऐसे ही अपनी पेस पर सीखते हैं, लर्निंग अपने दिमाग का यूज़ करके सीखते हैं। कॉग्निटिव है ना, तो वो बोलता है दिमाग का यूज़ करके सीखते हैं। अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ? इस एक्सपेरिमेंट में मैं यहाँ पर एक इमेज लगा दूंगी। इस एक्सपेरिमेंट में एक तो बनाना था, ऊपर टांग रखा था एक रूम में, दो बॉक्स पड़े थे और एक स्टिक पड़ी थी, और एक चिंपैंजी को उस रूम के अंदर बंद कर दिया गया। अब उसको वो बनाना दिख रहा है लेकिन हाथ उसका वहाँ तक पहुँच नहीं रहा है, तो क्या किया गया कि है ना, उसने है ना अपना दिमाग लगाया, पहले एक बॉक्स रखा और उससे उस बनाना तक पहुँचने का ट्राई किया, फिर दो बॉक्स रखे, फिर ट्राई किया तो भी नहीं पहुँच रहा,
फिर उसने उस स्टिक को यूज़ किया और स्टिक से उस बनाना तक पहुंचा और उसको बनाना मिल गए। तो उसने अलग अलग जो सामान यहाँ पर रखे थे अपना दिमाग का यूज़ करके उसने उस बनाना तक पहुंचने का ट्राई किया। तो उसने सारे जो आइटम्स रखे हुए थे उनको कलेक्ट करके एज अ पूरा मिला के एक पार्ट्स में ना देखकर पूरा संपूर्ण करने पर उस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाला और सल्यूशन उसको मिल गया। ठीक है, आई होप आपको थ्योरी समझ आई होगी। अब हम देखते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट। कंस्ट्रक्टिविस्ट में क्या होगा, रचनावाद। ये कंस्ट्रक्टिविस्ट क्या बोलते हैं, एक्टिव रहना, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट होना चाहिए, जिसमें टीचर को कैसे देखा जाता है, एक फैसिलिटेटर की तरह। मतलब हिंदी इसका मुझे सही में याद नहीं आ रहा है, फैसिलिटेटर की तरह देखा जाता है कि बच्चों को हम फैसिलिटेट करते हैं, सीखते वो अपनी पेस पर ही हैं पर हम उन्हें फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इसमें आते हैं दो, पियाजे और वाइगॉत्स्की। पियाजे जो है वो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट है, मतलब उग्र रचनावाद और वहीं पर वाइगॉत्स्की जो है वो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है। ठीक है, दोनों का साथ में थोड़ा कंपेयर करते हुए चलते हैं तो आपको अच्छे से समझ आएगा। देखो, ये रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट है, ये सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है, मतलब सामाजिक। इन्होंने किस पर फोकस किया, हेरिडिटी पर फोकस किया पियाजे ने। हेरिडिटी पर फोकस किया, अनुवांशिकता पर फोकस किया। वाइगॉत्स्की ने सोशल इंटरेक्शन को महत्व दिया। इनकी तरफ से, पियाजे की तरफ से डेवलपमेंट जो था डिसकंटिन्यूस था। डिसकंटिन्यूस क्यों, क्योंकि इन्होंने स्टेजेस दिए थे, SPCF। कैसे याद रख सकते हो, सम पीपल कांट फोकस, सम पीपल कांट फोकस। तो S यानी सेंसरी मोटर, P यानी प्री ऑपरेशनल, C यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और F यानी फॉर्मल ऑपरेशनल। इनके आप ईयर्स ध्यान रख लेंगे। सेंसरी मोटर में 0 से 2 ईयर्स का बच्चा, प्री ऑपरेशनल में 2 से 7 साल का, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में 7 से 11, फॉर्मल ऑपरेशन में 11 से 15 साल का बच्चा होता है। ठीक है, तो उन्होंने स्टेजेस दिए थे SPCF। तो इसलिए इनकी तरफ से जो डेवलपमेंट था वो क्या था, डिसकंटिन्यूस था, है ना। और इन्होंने क्या बोला कि पहले डेवलपमेंट होता है फिर लर्निंग होती है, क्योंकि इन्होंने तो स्टेजेस दिए थे। इनका क्या मतलब था कि पहले जैसे बच्चा सेंसरी वाले एज में है, सेंसरी मोटर पीरियड में है, ठीक है, तो वो चीज़ें सीखेगा जो इस स्टेज में सीखी जानी चाहिए। फिर उसका डेवलपमेंट हुआ, वो इस पी वाली स्टेज में गया, वो इस पी वाली स्टेज में गया, प्री ऑपरेशनल स्टेज में गया। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में जाने के बाद डेवलपमेंट उसका हो गया। अब फिर इस स्टेज में जो सीखा जाना चाहिए, लर्निंग जो होनी चाहिए वो होगी। तो इनके हिसाब से डेवलपमेंट पहले हुआ, लर्निंग बाद में हुई। और थॉट पहले आया, इन्होंने बोला पहले हमारे थॉट आया, उसके बाद हमने लैंग्वेज सीखी। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो इससे रिलेटेड है, पियाजे से, आप ध्यान रख सकते हैं। लेकिन वाइगॉत्स्की ने क्या बोला, डेवलपमेंट जो होता है कंटिन्यूस होता है। इन्होंने क्या बोला था, डिसकंटिन्यूस। और इन्होंने क्या बोला, कंटिन्यूस। और इसने स्टेजेस भी नहीं दिए थे। इनकी तरफ से क्या है, डेवलपमेंट क्या है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ी है। जब तक पियाजे का नाम नहीं आ जाए, डेवलपमेंट क्या रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा। जैसे ही पियाजे का नाम आया, डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। ये आप ध्यान रखेंगे। अब इन्होंने क्या दिया, इन्होंने क्या बोला, लर्निंग पहले होती है, डेवलपमेंट बाद में होता है, क्योंकि इन्होंने सोशल इंटरेक्शन को अपना बेस माना, आधार माना। तो ये बोलेंगे कि पहले बच्चा दूसरों से इंटरेक्ट करेगा, बातचीत करते करते उसका नॉलेज बढ़ते बढ़ते अपने आप डेवलपमेंट हो जाएगा। अब आपको ये दोनों बातें सही लग रही होगी, पहले जब मैं ये बोल रही थी तब भी आपको सही लग रहा था, तो ये दोनों अपने आप में सही बातें हैं और इन्होंने अपने अपने कंसेप्ट दिए हैं, दोनों चीज़ें सही हैं। डेवलपमेंट पहले हमारा होगा तो हम उस हिसाब की लर्निंग कर पाएंगे। जैसे आपको सेकेंड क्लास में 10th क्लास का हम नहीं पढ़ा सकते, है ना, उतना भी आपका डेवलपमेंट नहीं हुआ तो आप लर्निंग कैसे कर लोगे, सेकेंड क्लास वाला 10th क्लास का पढ़ नहीं पाएगा। तो ये बात भी सही है। पर लर्निंग पहले होती है देन डेवलपमेंट होता है। अगर सोशल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हम जितना ज़्यादा लोगों से मिलते हैं, मान लो कोई 10 साल की बच्ची है जो मतलब लाइक कैंप्स वगैरह, समर कैंप, विंटर कैंप हर में जाती है, इंटरेक्ट करती है, बहुत ज़्यादा लोगों से मिली हुई है, तो उसका जो डेवलपमेंट है वो जल्दी हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल 10 साल की बच्ची जो केवल स्कूल आती जाती है और इतना ज़्यादा कुछ बात भी नहीं करती है। तो दोनों अपने आप में सही है। वाइगॉत्स्की के अकॉर्डिंग लर्निंग पहले होती है देन डेवलपमेंट होता है, और इनके हिसाब से थॉट और लैंग्वेज पहले तो
अलग अलग होते हैं, पैरेलल चलते हैं और आफ्टर 3 इयर्स बाद ये एक दूसरे में मिल जाते हैं एकदम। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी क्या होती है? मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी मतलब पढ़नी नहीं है, किसने दी थी वो याद रख लो, कोलबर्ग ने दी थी। आई होप मैंने ये जो बताया है सारे जो आपको कंसेप्ट बताए समझ आए होंगे। लर्निंग थ्योरी रिलेटेड बिहेवियरिस्ट पढ़ा, जिसमें पेवलोव, थॉर्नडाइक और स्किनर आते हैं, जो व्यवहार रिलेटेड उन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी, रिस्पॉन्स और स्टिमुलस। फिर हमने सोशल कॉग्निटिव पढ़ा, जिसमें एल्बर्ट बेंड्यूरा था, बोगोडॉल एक्सपेरिमेंट हमने देखा। कॉग्निटिव पढ़ा, जिसमें कॉलर था, चिंपैंजी पर एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम सुल्तान था, वो पूरा एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा। फिर हमने कंस्ट्रक्टिविस्ट देखे, जिसमें 2 देखे, प्याजे और वाइगॉत्स्की। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा अभी तक। ये लास्ट हमारा है पेज, उसके बाद हम ख़त्म करेंगे इस वीडियो को। पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट, सबसे पहले पर्सनालिटी होती क्या है कि जो भी मतलब जैसा हमारा बिहेवियर है, जैसे लुकिंग वाइज हम कैसे लग रहे हैं, हमारे बात करने का तरीका क्या है, हम कैसे मतलब सामने वाले को इन्फ्लुएंस करते हैं, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है पर्सनालिटी में। अब उस पर्सनालिटी को हम टेस्ट कैसे कर सकते हैं, कैसे एक्सेस कर सकते हैं, असेसमेंट कैसे कर सकते हैं? तो 2 तरीके की टेक्निक्स होती है इसमें। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स होती है और नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक्स होती है। ठीक है, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में जो जो टेक्निक्स आती है आप उनका नाम ध्यान में रखेंगे। रॉर्सचाच, रॉशार्च, इंगब्लॉट टेस्ट। आई नो अभी थोड़ा ऐसे ही चल रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्या बोलते हैं, प्लस थोड़ी तबीयत भी ऐसी चल रही है। हरमन रॉशार्च ने ये मतलब जो था पर्सनालिटी टेस्ट था, ये हरमन रॉशार्च ने दिया था। इस टेस्ट में होता क्या है कि आपको ऐसे 9-10 जो है कार्ड्स होते हैं, उस पर कुछ ना कुछ इमेज बन रखी होती है, मतलब ऐसे इंक के छिड़काव हो रखे होते हैं और वो आपको दिए जाते हैं और आपको उसमें देखकर बताना है कि आपको इसमें क्या दिख रहा है, क्या लग रहा है कि इसमें क्या बना हुआ है। किसी को कुछ और दिखेगा, किसी को कुछ और दिखेगा, तो उनके जो रिस्पॉन्स आएंगे उस रिस्पॉन्स के बेसिस पर हम उसकी पर्सनैलिटी को जज करेंगे, है ना। ये वाला टेस्ट आपको समझ आ गया होगा। थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, इस टेस्ट में ये टेस्ट किसने दिया था? मॉर्गन एंड न्यूरे ने दिया था। क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना कि किसने दिया था। और थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट होता क्या है? प्रोजेक्टिव टेस्ट होता है, प्रोजेक्टिव टेक्निक में आता है, प्रोजेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। इस टेस्ट में क्या होता है कि है ना, मतलब कार्ड्स होते हैं जिसमें कुछ ना कुछ पिक्चर बनी हुई होती है। पिक्चर बनी हुई होती है, उसको देखकर हमें स्टोरी बनानी होती है। जैसे मान लो एक पिक्चर है, उसमें कोई एक लड़का है, उसके साथ दादी बैठे हुए हैं सोफे पे और एकदम कुछ ऐसी टाइप की इमेज है, तो अब उसको देखकर आपको स्टोरी बनानी है कि भाई क्या हो रहा होगा इस पिक्चर में, कि है ना दादी ऐसे यूँ सिलाई बुलाई कर रही होंगी, वो बच्चा अपना होमवर्क कर रहा होगा अचानक, तो ऐसे आपको स्टोरी बनानी होती है। फिर वो जिस हिसाब से जो बच्चा जो स्टोरी बनाता है उस हिसाब से उसकी पर्सनैलिटी को जज कर लिया जाता है। ठीक है, ये टेस्ट समझ आ गया। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट क्या होता है? वर्ड एसोसिएशन टेस्ट इजी है समझने में, दिया किसने था? कार्ल जंग ने दिया था। आपने वो मूवी देखी होगी, कौन सी मूवी थी, कुछ कुछ होता है मूवी, शायद उसी में आया था कुछ कुछ होता है मूवी, अगर देखी हो तो उसमें एक छोटी बच्ची होती है, जो शाहरुख खान की जो छोटी बच्ची होती है, वो एक गेम खेलते हैं स्टार्टिंग में कि आपको एक वर्ड बोलना है, उसके जस्ट बाद आपके दिमाग में जो वर्ड आए उसको बोलना है। जैसे मैंने बोला बादल, तो आपके दिमाग में आएगा पानी, पानी तो आई बारिश। तो ऐसे जैसे ही जो वर्ड बोला उसके बाद एकदम से माइंड में जो क्लिक करे वर्ड वो आपको मुंह पर बोल देना है। ठीक है, तो ये वर्ड एसोसिएशन टेस्ट होता है, इससे हम पर्सनैलिटी को जज करते हैं। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, सेंटेंस आपको ऐसे मतलब कुछ लिखा हुआ है कि जैसे मान लो प्रीति, है ना, प्रीति इज़ अ डैश डैश डैश। अब किसी बच्चे ने बोला ब्यूटीफुल गर्ल, किसी ने बोला इंटेलिजेंट, किसी ने कुछ और, किसी ने कुछ और, तो उस सेंटेंस को जिस हिसाब से कंप्लीट किया हर बच्चे ने अलग अलग, उस हिसाब से उसकी पर्सनैलिटी को जज किया जाएगा। ये किसने दिया था? हरमन एबिंगॉस, आई डोंट नो क्या बोलते हैं इसको, ध्यान रख लेना। ठीक है, ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट, किसी एक पर्सन को ड्रॉ करने का टेस्ट होता है, तो वो भी पर्सनालिटी टेस्ट में आता है, प्रोजेक्टिव टेस्ट में आता है।
क्लाउड पिक्चर टेस्ट भी इसी में आता है। एक होता है चाइल्ड परसेप्शन टेस्ट, जिसमें क्या करता है, जो पीपल होते हैं उसको हम एनिमल से रिप्लेस कर देते हैं और फिर फिर बच्चों के सामने स्टोरी प्रेजेंट की जाती है। ये किसने दिया था? बैलक एंड बैलक। मतलब इनके ये सरनेम है, इनका नाम अलग दे रखा है। एक तो सोनिया सोरेल बैलक ऐसा कुछ है, खतरनाक नाम है। आप ये बस इनके सरनेम याद रखना। आई होप प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आपको समझ आई होगी। नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक्स भी एक बार सुन लीजिए, मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बस नाम आप याद रख लीजिए कि 4 ऑप्शन गिवन हो तो उसमें से आपको पता लगना चाहिए कि कौन सी प्रोजेक्टिव है, नॉन प्रोजेक्टिव है ना। ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, केस स्टडी, रिकॉर्ड्स जितने भी होते हैं ना, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, ये सब रिकॉर्ड्स, रेटिंग स्केल, सोशियोमेट्री। रेटिंग स्केल में हम रेट करते हैं ना, आप कोई सा भी ऐप होता है तो हम 5 स्टार रेटिंग करते हैं, है ना। तो ये सब रेटिंग स्केल होती है भाई, कितना ज़्यादा अफेक्टिव है नहीं है। केस स्टडी, किसी बच्चे को ले लिया और उसके पीछे मतलब केस स्टडी ले ली उसकी कि भाई कहाँ पैदा हुआ, क्या करता है, घर जाके क्या करता है, होमवर्क करता है नहीं करता है, मम्मी पापा क्या करते हैं, तो ये केस स्टडी। इंटरव्यू आप सभी को पता है इंटरव्यू क्यों लिया जाता है। ऑब्जर्वेशन, अवलोकन करना, ये भी पता ही है। सोशियोमेट्री, MMPI, इसकी आप फुल फॉर्म ध्यान रख सकते हैं। ये जो MMPI है ये एक नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक है, याद रखेंगे। क्वेश्चनियर, यस नो क्वेश्चन करना। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में एक सीरीज ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो हम सामने वाले से पूछते हैं और वो उसका हमें आंसर प्रोवाइड करता है। तो ये सारी नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक्स होती है जिसको आप ध्यान रख सकते हैं। लास्ट के 2 टॉपिक बचे हैं, वो भी मैं फटाफट करा देती हूँ। फ्लूइड साइको एनालिटिक थ्योरी। अगर कोई बोले हु इज़ द फादर ऑफ साइको एनालिटिक मेथड या साइको एनालिसिस, तो हु इज़ द फादर? फ्लूइड इज़ द फादर ऑफ साइको एनालिटिक थ्योरी, है ना। इन्होंने बताया था 3 तरीके के एलिमेंट्स होते हैं, आईडी, ईगो, सुपर ईगो। आईडी जो होता है प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है, मतलब जो उसकी बेसिक नीड्स है, डिज़ायर्स है, उसकी पूर्ति होनी चाहिए, बाकी उसको कोई लेना देना नहीं है। जैसे छोटा बच्चा होता है, उसको चॉकलेट चाहिए मतलब चाहिए, टॉफ़ी उसको चाहिए मतलब चाहिए, चाहे कुछ भी करो, कहीं से भी लाओ, तब तक वो रोता रहेगा जब तक उसे टॉफ़ी नहीं मिल जाए, उसकी नीड की पूर्ति ना हो जाए। तो ये प्लेजर प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। वो प्लेजर प्रिंसिपल क्या होता है, क्या बोलते हैं उस प्लेजर प्रिंसिपल में? आई वॉन्ट इट एंड आई वॉन्ट इट ऑल नाउ, मतलब मुझे चाहिए और मुझे अभी के अभी चाहिए वो। ठीक है, तो ये इसका प्लेजर प्रिंसिपल है। ईगो, ईगो में क्या होता है, रियलिटी प्रिंसिपल पर ये बेस्ड होता है। ईगो में मतलब हमारी थोड़ी समझ विकसित हो जाती है, तो हमें पता लग जाता है कि हमें जब जो चाहिए, ज़रूरी नहीं है उस वक्त हमें वो चीज़ मिले। हमें हर वक्त जो चीज़ चाहिए ज़रूरी नहीं है उस वक्त उसकी पूर्ति हो जाए। थोड़ा हमें एडजस्ट करना पड़ता है, हमें रियलिटी में आना होता है कि हाँ भाई जो पॉसिबल है वो है और जो अभी पॉसिबल नहीं है वो नहीं है। ठीक है। सुपर ईगो में क्या होता है, मोरालिटी प्रिंसिपल। ये एकदम मतलब वो वाली स्टेज हो जाती है, एकदम परफेक्शन की तरफ भागने की ये ट्राई करता है कि यार परफेक्शन चाहिए ही चाहिए। उसको पता है कि वो परफेक्ट कभी हो नहीं सकता, फिर भी उसके लिए कंटिन्यू उसके पीछे भागता जाता है कि मुझे परफेक्शन बनना है। तो इन दोनों के बीच जो बॉन्ड बनाता है, ब्रिज बनाता है, वो होता है ईगो, है ना। इसके बीच आप एग्जाम्पल भी ले सकते हो, जैसे आईडी है। आईडी वाले में अगर मैं आपके रीट का एग्ज़ाम लूँ, उसमें आपके नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। मतलब मान लो नेगेटिव मार्किंग होती है, कोई और एग्ज़ाम ले लेते हैं, जेई एग्ज़ाम ले लेते हैं जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। तो आईडी क्या बोलेगा, एक बार तो आपने सारे वो क्वेश्चन टिक कर दिए जो आपको आते थे, अब जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, आईडी बोलेगा कि यार ये सारे भी टिक कर दो, क्या पता कब कौन सा सही हो जाए, है ना। कब क्या पता कौन सा सही हो जाए, तो सारे के सारे टिक कर दो जो छोड़ रखे हैं, आईडी ये बोलेगा। सुपर ईगो क्या बोलेगा, जब आते ही नहीं हैं तो करना क्यों है, एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करना, अब जितने भी छोड़ रखे हैं, क्योंकि फालतू में नेगेटिव मार्किंग है, मार्क्स कट जाएंगे। तो ये उसको पूरा मना कर देगा और ये बोलेगा सारे के सारे कर लो। ईगो वाला क्या बोलेगा, इन दोनों के बीच थोड़ा सामंजस्य बिठाएगा, बोलेगा कि यार चलो जो मैंने छोड़ दिए हैं क्वेश्चन उन पे वापस एक बार नज़र घुमा लेता हूँ, क्या पता उनको सॉल्व करने पर वापस आंसर आ जाए, या क्या पता ऑप्शन एलिमिनेट करके मैं फटाक से टिक कर दूँ। तो कुछ जो है मुझे आ सकते हैं, टाइम बचा है तो मैं उनको टिक कर देता हूँ। तो ये उन दोनों के बीच बैलेंस बिठाएगा और इस हिसाब से सॉल्व करेगा। आई होप आपको आईडी, ईगो, सुपर ईगो समझ आ गए होंगे।
अब है एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च किसने दी थी? कर्ट लुइन ने दी थी, कर्ट लेविन ने दी थी। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन किस में? इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशनल फंक्शनिंग ऑफ स्कूल, कि स्कूल में जो एजुकेशन हो रहा है उसकी फंक्शनिंग में इम्प्रूवमेंट लाना, है ना, और ट्रांसफॉर्मेशन करना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। और 4 पॉइंट है जो आपको सीरीज में याद रखने हैं। प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व और रिफ्लेक्ट। कि हम पहले प्लानिंग करते हैं कि भाई कैसे क्या चेंज होना चाहिए, उस अकॉर्डिंग अपन एक्शन लेते हैं, है ना। फिर अपन क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं कि यार अपन जो कर रहे हैं वो सही तो है ना, मतलब एकदम यूँ जो अपन ने सोचा एक्ट किया वो सही जा रहा है नहीं जा रहा है, ऑब्जर्व कर रहे हैं। फिर हम क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं। ठीक है, तो ये 4 इसके पॉइंट होते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा अभी तक मैंने जितना भी कराया। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपने साथ के साथ लिखा हो तो बहुत ही बढ़िया। डेवलपमेंट के बारे में पहले हमने पढ़ा, फिर हमने प्रिंसिपल्स देखे, प्रिंसिपल के बाद हमने हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा, इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ा, इसका जो भी थ्योरेटिकल कंसेप्ट था। हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी पढ़ी, मोटिवेशन, लर्निंग डिसऑर्डर्स, डिफ़िकल्टीज देखे, गिफ्टेड चिल्ड्रन और स्लो लर्नर से कैसे क्या डील करना है क्लासरूम में, टीचिंग मेथड्स देखे। ये छोटे छोटे पॉइंट्स थे। गुड टेस्ट क्या होता है, इनसे आए हुए हैं रिलेटेड क्वेश्चन, है ना। इंडिविजुअल डिफरेंस से रिलेटेड आया हुआ है, एडजस्टमेंट्स माल एडजस्टमेंट से रिलेटेड आया हुआ है, जिसमें ऑप्शन का सही आंसर अग्रेशन था, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये वर्किंग आवर्स वाला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन कराए। फिर मैंने सारी लर्निंग थ्योरीज कराई आपको। लर्निंग थ्योरीज के बाद मैंने पर्सनैलिटी टेस्ट कराया, प्रोजेक्टिव नॉन प्रोजेक्टिव। फ्रूइड साइको एनालिटिक थ्योरी का थोड़ा बेसिक बता दिया मैंने कि क्या होता है। एक्शन रिसर्च के बारे में बताया। मैंने बोला था कि इस वीडियो में सारे टॉपिक्स तो मैं कवर नहीं कर पाऊँगी, लेकिन जितना मेरे से पॉसिबल होगा उतने ज़रूर मैं कवर करने का ट्राई करूँगी। आई होप आपको समझ आया होगा इस वीडियो के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत भी, और थोड़ा भी समझ आया हो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहो तो कर सकते हो। अब देखो, जो इस वीडियो में टॉपिक कवर नहीं हुए मैं एक बार बता देती हूँ, जिससे कि आप अगर देखना चाहें किसी और वीडियो से देख सकते हैं, किसी और से पढ़ सकते हैं। कौन कौन से टॉपिक थे? एक तो इवैल्यूएशन वाला टॉपिक, मेजरमेंट वाला टॉपिक इसमें नहीं हुआ है। ये कैसे कितने टाइप का इवैल्यूएशन होता है, कैसे हम इवैल्यूएट करते हैं, स्टैंडर्ड टेस्ट और क्राइटेरिया, सीआरटी बेस्ड और एनआरटी बेस्ड। ये चलो मैंने नाम ले लिया तो बता देती हूँ। सीआरटी मतलब होता है क्राइटेरिया बेस्ड टेस्ट, है ना। क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट ऐसा कुछ होता है। क्राइटेरिया सीआरटी टेस्ट क्या होता है? जिसमें एक फिक्स क्राइटेरिया है। जैसे रीट में क्राइटेरिया है कि जो भी बच्चा 60% लेकर आएगा वो पास है ना। तो ये क्राइटेरिया सेट कर दिया तो सीआरटी टेस्ट हो गया। एनआरटी टेस्ट क्या होता है? उसमें है ना आपको क्या बोलते हैं, कट ऑफ निकलती है। जैसे भले ही आपके उससे कट ऑफ से मार्क्स ऊपर हैं नीचे हैं, बट जितने उन बच्चों को लेना था, जितनी वैकेंसी थी उतने ही बच्चों को लिया। फिर भले ही आपके ज़्यादा मार्क्स आए या ना आए। तो वो एनआरटी टेस्ट हो गया। और क्राइटेरिया टेस्ट में एक फिक्स है कि इससे पार कर लिया तो मतलब आप पास हो, क्राइटेरिया आपने अचीव कर लिया। तो आप ये इवैल्यूएशन टेस्ट वगैरह वाली चीज़ देख सकते हो। और थोड़ी बहुत कंसेप्चुअल चीज़ें जो रह गई थी, अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। एक बार सिलेबस से ज़रूर कंपेयर कर लेना कि मैंने मेरी वीडियो में कितना कवर किया है, आपको पता लग जाएगा। और एंड मोमेंट पर अगर आप पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट इतना पढ़ लिया है तो इससे एटलीस्ट 8-10 मार्क्स, 10-12 मार्क्स आप टिक अच्छे से कर पाओ। इसी को बहुत अच्छे से करके चले जाना। 10-12 मार्क्स ज़रूर से आ ही जाएंगे। और 10-12 मार्क्स मतलब इसको पढ़ने से केवल, बाकी और जो छोटे मोटे मतलब इजी क्वेश्चंस जो आने वाले हैं, एटलीस्ट आपके 30 में से कोशिश करना 18-20 मार्क्स तो आप लेकर ही आ पाओ, और उससे ज़्यादा ला पाओ तो बेस्ट है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए, थैंक यू सो मच।